महाराष्ट्र में असली इलेक्शन एक्चुअली इलेक्शन के बाद ही होता है और अभी तो थोड़ा सा उसको लेकर सस्पेंस बना ही हुआ है। मैं पढ़ रहा था एक दो जगह रिपोर्ट कि अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि देखिए जो इनकम्बेंट सीएम होता है उनके लिए भी छोड़ना बहुत टफ होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप 132 सीटें ले आए 150 में लड़के, तो आपको दूसरे को कुर्सी देने का दूसरे को आप कुर्सी क्यों देंगे? वो आपकी दावेदारी इतनी मजबूत हो जाती है उसके बाद, तो उसके बाद थोड़ा सा टफ हो जाता है मामला। लेकिन खैर पता चलेगा कुछ दिन में। जो सुनने में आ रहा है कि 6 दिसंबर को शायद सेरेमनी होगी ओथ टेकिंग, तो उससे पहले तो होपफुली पता चली जाएगा। खैर चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा मार्केट की बात करते हैं। और मार्केट में आज फिर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग दिन एक तरीके से आज देखा जाए ना। जो सुबह गिफ्ट निफ्टी बता रहा था अगर वो होता तो बेटर रहता, तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट बता रहा था तो फ्लैट लेने वालों को फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन मार्केट में यहाँ गैप अप हुआ और तकलीफ ये हो गई कि वो बड़ा गैप अप और एग्जैक्टली कल के हाई पे गैप अप हुआ। कल का हाई भी 24,351 था, आज भी हम एग्जैक्टली उसी कंजेशन जोन में खुल गए थे। कंजेशन जोन में जब भी आप खुलते हैं वहाँ तकलीफ होती है। ये मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो। अगर आपने थर्सडे को कैरी किया, फ्राइडे को गैप अप मिला, फ्राइडे को कैरी किया, मंडे को गैप अप मिला, मंडे को कैरी किया, आज गैप अप मिला, लेकिन उसके बाद बस इंट्राडे में आपको मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा कमा के नहीं दे रहा है, स्पेशली कल और आज में तो। और एक्चुअल में तो इंट्राडे में तो लॉन्ग के बजाय शॉर्ट ने काम किया है। खैर आज एक दो चीज़ें हुई हैं। आईटी फिर से आउट परफॉर्म कर रहा है, आईटी इंडेक्स ने फिर आज एक ऑल टाइम हाई लगाया। लेकिन एक और सेक्टर आज जो जुड़ रहा है उसमें वो है एफएमसीजी। इसकी शुरुआत कल दोपहर से हुई थी, लेकिन वो इलेक्शन आउटकम का वर्डिक्ट शायद उसके बाद से आज का सेक्टर ऑफ द डे एक्चुअली एफएमसीजी है, जो एक फ्लैट शुरुआत के बाद अब डे हाई पर 1% ऊपर, यहाँ पर शानदार मूव। और ऑटो और बैंकिंग इन्होंने मार्केट के ऊपर प्रेशर डाला, खासतौर से ऑटोज़, वो जो वाहन डेटा है शायद उसका एक इम्पैक्ट है, लेकिन वहाँ पर आज काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बीरू हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। अनुज, कंसिडरिंग सुबह में ही वो बड़ा मूव आ जाता है और उसके बाद आपके हाथ में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, तो ऐसे में ये जो थोड़ा सा स्लैक सेशन ड्यूरिंग द डे देखने को मिलता है, अज्यूमिंग आज किसी ने अगर 24,125 पर खरीदारी के बारे में सोचा, क्या इस तरह के लोज पर, डे के लोज पर ये मार्केट है जहां पर अटेम्प्ट किया जा सकता है? क्या वो सिग्नल मिल रहा है कि इस मार्केट में आप पोजीशन ले सकते हैं तेजी? नहीं, पोजीशन तो ले सकते हैं आप इस मार्केट में, लेकिन कहाँ ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आज सुबह जो मार्केट की कमेंट्री थी उसमें यही था कि 24,150 के आसपास मिले तब लें आप, वो गैप अप पे मत लें। गैप अप पे चेस करने वाली मार्केट नहीं है ये। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, अब निफ्टी एक रेंज में आ गया है। अब 24,350 से 24,400, अब 2 दिन का हाई यहीं पर है। अब ये वेल डॉक्यूमेंटेड रेजिस्टेंस है, लेकिन सपोर्ट भी आपके लिए बहुत क्लियर है 24,100 150 के करीब। 24,100 थोड़ा और लोअर लेवल पे लेकर आना चाहें तो आप, तो इस मार्केट में वो बाउंड्रीज ट्रेड करने वाली ट्रेड है कि सपोर्ट में खरीदें, रेजिस्टेंस में बेचें। पोजिशनली मैं अभी भी कहूँगा कि एज लॉन्ग एज मार्केट डे लो पर बंद नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम और 50-60 पॉइंट ऊपर बन जाते हैं, तो मैं फिर कहूँगा कि नहीं, पोजिशनली आप फिर भी लॉन्ग कैरी करें और अपने पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन इंट्राडे में मार्केट आपको कोई बहुत ज़्यादा मौके नहीं दे रहा। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो इस मार्केट में थोड़ा सा आपको रिस्क लेकर कैरी करना पड़ेगा। अब वो बहुत लोगों के बस में है नहीं, लेकिन एक चीज़ तो वैसे क्लियर है, इस मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप डाउन्स नहीं होंगे, क्योंकि वो उस तरीके की न्यूज़ फ्लो है नहीं मार्केट में जो गैप डाउन दे सके। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज मुनाफा वसूली हुई है बैंक निफ्टी में, लेकिन ये अभी भी इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखिए आप एक बार, शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई बिकॉज वो HDFC बैंक में MSCI की बाइंग के बाद थोड़ा सा एक ओवरहैंग था उसका, वो थोड़ा सा वो खत्म हुआ। उसके बाद थोड़ी सी वहाँ पे लोअर हायर लेवल से वापस प्रॉफिट टेकिंग आई। 1800 क्लियरली HDFC बैंक के लिए एक लाइन इन सैंड बन रहा है, वो उसको नहीं क्रॉस कर पा रहा है, उसको क्रॉस करके उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है। कल भी इंटरडे हाई 1800 के ऊपर था, आज भी इसने फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया नहीं, लेकिन नहीं टिक पा रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर आपको 51,950 से 52,000 का जोन मिल जाए बैंक निफ्टी पर, तो वो एक आपके लिए बाय जोन होगा, उसमें आपको 51,800 का स्टॉप लगाना होगा। ये मेरी अप्रोच रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लेवल्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के। बीरू, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स हम एक्सपायरी की तरफ अब तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या क्या हरकत देख रही है? हर्षदा, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक मूव अगर कैप्चर करना चाहें, एक बार स्क्रीन पर रखूँगा। हर्षदा, अपोलो टायर्स, हालांकि सुबह भी मैंने मार्क किया था, अभी करीब करीब 3% के ऊपर। इसमें एक बहुत अच्छा क्लियर विजन मिल रहा है। ये सुबह मार्क भी किया था, मेरी टीम में भी था, और अब ये ऑलमोस्ट 16 अक्टूबर के स्विंग हाई को काटता हुआ। आप जरा इसके रोलोवर्स के स्टैट्स देखिए हर्षदा। दिसंबर फ्यूचर्स में 25 लाख शेयर, जबकि नवंबर में शायद सिर्फ 13 लाख हुए हैं, यानी फ्रेश बाइंग अगली सीरीज में दिसंबर की बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। 47% रोलोवर, और ये अब ऑलमोस्ट अपना 16 अक्टूबर का स्विंग हाई काट चुका है।
एक रहेगा अपोलो टायर्स, दूसरा रहेगा यूएसएल। अगर आप बीते 10 दिन को देखें, इस स्टॉक ने एक बहुत अच्छा बेस क्रिएट किया, क्लोजर टू 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद इसने सारे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज को काटा, लगभग 19 नवंबर को आज फाइनली इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ और आपकी स्क्रीन पे 1520 पे, और अब हल्का सा कंजेशन इसका करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 1550 के जोन में है, तो वहाँ तक का स्कोप यहाँ पे नज़र आ रहा है। और तीसरा स्टॉक मैं यहाँ पे रखूँगा हर्षदा, एक बार HAL डिफेंस स्पेस से। मूव पूरे दिन परसिस्ट कर रहा है, कोलैप्स नहीं हुआ ड्यूरिंग द डे। मार्केट कोलैप्स हुआ थोड़ा सा हायर लेवल से, बट ये कोलैप्स नहीं हुआ। जरा आप इंट्राडे चार्ट देखिए, सस्टेन करता हुआ, और इस सस्टेन करने के बिहेवियर के बीच में अपना 50 रीमा काटते हुए, अब मैं इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट 6 इंस्टेंसेस में, चाहे वो जुलाई का हो, उसके बाद सितंबर का हो, उसके बाद अक्टूबर का हो, उसके बाद नवंबर का हो, इसने 50 रीमा को पार नहीं किया था। आज कर रहा है 45% रोल ओवर और स्ट्रॉन्ग बाइंग इन दिसंबर फ्यूचर्स। 3 स्टॉक्स हर्षदा। तो इनफैक्ट भाल को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को भी मिला है कल और आज में, अच्छी हरकत रही है। चलिए आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आते हैं, फिर हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे जो हमारे पैनल में आपको सलाह देंगे। थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई है, तो कुछ लैगर्ड्स आपके सामने। अदानी ग्रुप के शेयरों में फिर बिकवाली का दबाव है, 4% नीचे एंटरप्राइजेस, तो पोर्ट 3% नीचे। बजाज ऑटो, M&M में आज दबाव। M&M इनफैक्ट रेडार पर रहेगा क्योंकि आज ही वो दो इनकी नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली वो अनवील होने वाली है। इप्का लैब्स, UPL, लूपिन, कैनफिन होम, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव बन रहा है। लेकिन तेजी के हाथ कहां पर है? श्रीराम फाइनेंस देखिए, टॉप गेनर है निफ्टी का। एशियन पेंट में एक मोमेंटम अच्छा खासा, और कल दोपहर से आप बाय द वे ट्रेड कैरी कर रहे हैं। ब्रिटानिया हो, उसमें भी खरीदारी। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी मेजर्स में जो 2% ऊपर है बाकी मिड कैप IT कंपनियों के साथ। मिड कैप IT का जिक्र हुआ तो बिरला सॉफ्ट देखिए 4% ऊपर, फिर वोडाफोन आइडिया, पिरामल एंटरप्राइजेज, मैरिको, ये दूसरे ट्रेड्स हैं। इनफैक्ट कल तक बाकी सभी FMCG कंपनियों में तेजी देखने को मिली थी, आज मैरिको भी उस तेजी का एक बड़ा हिस्सा बन रहा है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल कॉल के लिए मयूरेश जोशी हमारे साथ है, टेक्निकल्स पर प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, रचना वैद, कविता जैन, सोनी पटनायक और जतिन गेड़िया हैं। 220 पर टेलीकॉम सेक्टर में आज जिस तरह का एक्शन बना है, जो बड़ा रिलीफ आया है वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों के लिए बैंक गारंटी के मामले में, उस पर बात करेंगे हम बालजी सुब्रमण्यम से IIFL कैपिटल सर्विसेज के। 2:30 बजे कंचन आपको बताएंगी IPO मार्केट का क्या पूरा जो खुमार था, जो हाई था, क्या वो अब ठंडा पड़ गया है। 235 पर हम बात करेंगे वामाक्षी से, जो आपको बताने वाली है कि सीमेंस के नंबर्स, चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे, याद रखिएगा वो कैसे रहेंगे। और फिर ऑफ कोर्स 245 पर M&M की इलेक्ट्रिक SUV से आज जो पर्दा हटने वाला है उस पर एक अपडेट दीपाली से लेंगे। फिर ऑफ कोर्स 250 पर यतिन से जानेंगे कि NSE 500 के जो दूसरी तिमाही के नतीजे हैं उस पर मोतीलाल की फाइनल रिपोर्ट क्या कह रही है। 255 के आसपास मोतीलाल AMC के MD और CEO प्रतीक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा, BTST STBT ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर हमारा पैनल तैयार है, स्क्रीन पर लेकर आते हैं और एक एक करके ट्रेड लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का जो नाम है मुझे पसंद है इस वक्त, वो है ब्रिटानिया। अगेन सेफ स्टॉक, ट्रेड करा है 5022 पर, स्टॉक होगा करीब 5000 का, 22 रुपए का स्टॉक। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट है 5100 के, मेरे ख्याल से वो पार कर लेगा और हायर जोन देखेंगे आते हुए। बट ये जगह अच्छी है बाय करने की अगर खरीदना है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में ब्रिटानिया 1:4। में एक तेजी का ट्रेड इस समय। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून आशिता जी। तो देखिए, बायोकॉन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसका नेकलाइन 353-354 के आसपास है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि नेकलाइन ब्रेक करके 390 रुपए की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना होगा तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉसेस 344 के लगा के रखिए। सबसे पहले आपको 362 रुपए 362 के टारगेट सेट करने हैं। अगर चाहें तो 350 वाला दिसंबर का कॉल ऑप्शन जो 14 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 24 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, बायोकॉन एट डे हाई 351.45 पे। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड।
जी मेरा ट्रेड गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड जो रहेगा एशियन पेंट्स में रहेगा। एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग कर सकते हैं और यहाँ पे अगर ये काउंटर 2500 के ऊपर बना रहता है तो ये 2540 और 2550 तक जा सकता है। एशियन पेंट्स, ये हो गई रचना जी की ट्रेड इस समय। अब चलते हैं सोनी जी के पास। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाई रहेगा एबीबी में। दिसंबर फ्यूचर्स बाई करने की सलाह रहेगी। 7410 7415 इस रेंज पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 7300, टारगेट है 7550, 7600 के टारगेट। एक अच्छे रिवर्सल यहाँ पे नजर आ रहा है। 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट को आज पकड़ते हुए बाउंस कर रहा है। ऑप्शन चेन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे। पुट राइटर्स बहुत अच्छे से अपने बेस बना रहे हैं 7300 पे। एक पॉजिटिव आउटलुक बनता है टुवर्ड्स 7600, एक बार टेस्ट कर सकता है। ओके, तो 7550 7600 की तरफ बढ़ता हुआ एबीबी का शेयर आज यहाँ पर अच्छा मोमेंटम भी है। जतिन नमस्कार, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो प्रॉम्प्टन में होगा। आफ्टर शार्प रन अप इन यस्टरडेज ट्रेडिंग सेशन, आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा ही रेंज बाउंड है, लेकिन हमें लगता है कि ड्यूरिंग द लास्ट आवर ऑफ द ट्रेडिंग सेशन एक स्पॉट हमें देखने मिल सकता है। तो प्रॉम्प्टन में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 397 का और ऊपर में टारगेट हम 426 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, जतिन जी का ट्रेड भी पूरा हो गया। यहाँ पे मीन्स 5 ट्रेड्स कलेक्ट हो चुके हैं। पहला ट्रेड था प्रकाश सर का ब्रिटानिया कॉल, स्क्रीन पे रख दीजिएगा एक एक करके। 5019 पे बाय कॉल था। उसके बाद मानस जी से पिक किया गया बायोकॉन, 351 रुपये पे बायोकॉन की लॉन्ग कॉल गई है स्क्रीन पे। रचना जी ने पिक किया एशियन पेंट्स, करीब पे 2511 पे ये लॉन्ग कॉल गई है स्क्रीन पे। उसके बाद सोनी पटनायक जी का ट्रेड है कैपिटल गुड्स में एबीबी, 7375 पे लॉन्ग कॉल गई है। उसके बाद जतिन जी ने पिक किया क्रॉम्पटन को, करीब करीब आपकी स्क्रीन पे 406 रुपये 90 पैसे पे कॉल गई। टेक्निकल कॉल्स पूरी हो चुके हैं। मयूरेश फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं आज। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं मयूरेश आप और आपकी टेक्निकल टीम? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षदा जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक अर्निंग्स को मद्देनजर रखते हुए फ्यू सेक्टर्स जो स्टैंड आउट हुए थे, चुनिंदा बीएफएसआई, एग्रोकेमिकल, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा और चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स भी। तो हमें लगता है आई थिंक ये सारे सेक्टर्स में अर्निंग्स विजिबिलिटी अगले कुछ तिमाहियों तक बरकरार रहेगी। विद इन फार्मा हमें लगता है दीवीज लैब ये हमारे वॉच लिस्ट पर है। 2-3 की रीजंस। एक, आई थिंक जो बायोसिक्योरिटी एक्ट पास हुआ है यूएस में, यहाँ से एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट देखना चाहिए दीवीज लैब को, हैज दी एंश्योरिंग नंबर्स फॉलो। दूसरा, आई थिंक जो सप्लाई चेन इश्यूज रहे थे द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, ऑब्वियसली जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है बोथ सप्लाई और डिमांड साइड के ऊपर एज फार एज देयर कस्टमर्स आर कंसर्न, और जो वेरियस मीन्स है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि रॉ मटेरियल पहुंचता है उनके फैक्ट्रीज में फ्रॉम डिवर्सिफाइड सोर्सेस, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट में इजाफा देखने मिला था बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्टर्न वॉर, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज। और जो मार्जिन परफॉर्मेंस है ये भी ठीक ठाक रहना चाहिए। जहां तक स्पेशलिटी बिजनेस का सवाल रहा है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ कस्टम सिंथेसिस, जो इनके पेप्टाइड का बिजनेस है या न्यूट्रास्यूटिकल का बिजनेस है, यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ रहनी चाहिए एज अप्रूवल्स कम थ्रू इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक विद द कैश दैट दे आर कैरिंग ऑन देयर बुक्स ऑफ 3600 ऑड करोड़, जितनी एडिशनल केपेक्स है 1300 करोड़ की इंक्लूडिंग द काकीनाडा फैसिलिटी, I think they are all in the right direction to ensure that earnings remain on the right track. तो फार्मा शायद फोकस पे रहेगा एज अ सेक्टर। विद इन दैट मुझे लगता है दीवीज लैब हमारे कुछ लिस्ट पे है। डीवीज लैब में एक अपॉर्चुनिटी, फार्मा भी रेडार पर रखें। एक तो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। एक जो ऑफ कोर्स निफ्टी का टॉप गेनर है श्रीराम फाइनेंस, और आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हम वो गोल्डमैन की रिपोर्ट मेंशन भी कर रहे थे। उन्होंने कुछ लिस्ट बनाई थी ऐसे स्टॉक्स की जो अपने 3 महीनों से अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुके, 3 महीनों के हाई से। उसमें श्रीराम था, ट्रेंड था, इंटरग्लोब एविएशन जैसे काउंटर्स थे। लेकिन जिस तरह का एक्शन आज श्रीराम में बना है, 3052 तक के लेवल्स जो बनते दिखाई दे रहे हैं, इस पर पहले तो मानस एक टेक्निकल एनालिसिस दीजिए कि अगर यहाँ से वो पिछले 3 महीनों के हाई से स्टॉक करेक्ट होकर फिर चलने लगा है, क्या साइन है कि टिकेगी ये मूव या नहीं, या फिर एक एबरेशन है? मेरे ख्याल से टिकनी चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। आज रिकवरी में 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। हालांकि एक रेजिस्टेंस है आई थिंक 3070 के आसपास, लेकिन पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है और मैं उम्मीद करूंगा कि
3070 को ब्रेक करके 3275 की तरफ स्टॉक जा सकता है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो डेफिनेटली वो लॉन्ग साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 2990 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 3250 के टारगेट सेट करना है। ओके, 3250 की बात मानस कर रहे हैं, लेकिन अनुज यहाँ पर बदल क्या रहा है इज द क्वेश्चन। Exactly. क्या ये वो इलेक्शंस के बाद का वो फ्लेवर बनता दिखाई देगा? नहीं हर्षदा, आई थिंक बहुत सटीक सवाल पूछा आपने, बिल्कुल सही एकदम, जिसे कहते हैं ना आप कि क्या बदला एकदम से ऐसा और बदला यही है। मैं आपको एक डेटा पॉइंट देता हूँ, मतलब मैं हो सकता है एग्जैक्ट ना हो, वो जो फर्स्ट हाफ है अप्रैल टू सितंबर एंड का, उसमें जो गवर्नमेंट नॉर्मली जितना खर्चा उनको करना चाहिए उसका उन्होंने सिर्फ 29% करा था। तो वो जो कैपेक्स था गवर्नमेंट का, वो बहुत लोग अब सोच रहे हैं कि वो बैक लोडेड होगा, फ्रंट लोड नहीं हुआ, अब वो बैक लोडेड होगा। और ये मेरे ख्याल से रूरल एरियाज़ में, सेमी रूरल एरियाज़ में, या जहाँ पर फिनेंसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पर एक बूस्ट देगा इकोनॉमी को, कंजम्पशन को। आप देखिए कल से सारे स्टॉक्स चलने शुरू हुए हैं जो वहाँ से सरोकार रखते हैं, जहाँ पर अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी और लोगों की जेब में पैसा होगा तो वो स्टॉक्स अच्छा करेंगे, चाहे वो एफएमसीजी नाम हो, चाहे वो कंजम्पशन नाम हो। सिर्फ एक ऑटोज़ को छोड़कर, जो थोड़ा सा हाई टिकट कंजम्पशन है, उसको छोड़कर बाकी सब जगह पर आप देखिए एक अच्छी खासी रिकवरी आनी शुरू हुई है। ये आई थिंक मार्केट, ये एक सीधा साधा जो मार्केट लिंक कर रहा है रिकवरी से या अर्निंग्स की रिकवरी से इस इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद। ये सिंपल उसका प्ले है, जिस तरीके से एनबीएफसीज ने, जिस तरीके से कुछ बैंकों ने, और जिस तरीके से सेलेक्ट कंजम्पशन पॉकेट ने अच्छा करना शुरू किया बेसिकली। अब इसमें से कुछ आप पिक कर रहे हैं क्या आजकल मयूरेश, क्योंकि एक अच्छी थीम नजर आ रही है यहाँ से अगर मार्केट को आगे ले जाना है तो? Personally, I think select NBFCs have given a good performance. अगर आप देखें जो चुनिंदा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, पीएनबी हाउसिंग की अगर मैं बात करूं, शेयर एग्जांपल, आई थिंक जो इनका अफोर्डेबल सेगमेंट और इमर्जिंग सेगमेंट में ये एम्फेसिस दे रहे हैं, ऑब्वियसली आई थिंक दैट इज गोइंग टू केटर टू सेमी अर्बन एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ बिगर रूरल एरियाज। और इसलिए आई थिंक जो निम्स एंड स्प्रेड्स है जो रिपोर्ट किए थे, जो उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ, आज जो रिटेल ओरिएंटेड पूरी की पूरी बुक है और जो ईएम में बढ़त आ सकती है विदाउट हैविंग टू मच ऑफ स्ट्रेस ऑन द बैलेंस शीट इटसेल्फ, आई थिंक पीएनबी हाउसिंग probably can be a good bet. At the same time, I think with better monsoons, जैसे हम बार-बार कह रहे हैं, I think rural economy should see a decent amount of discretionary spending coming back. Third quarter से मुझे लगता है, I think rural economy में जो green shoots हैं ये काफी evident होने चाहिए। और इसके मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कंपनीज लाइक चोला एज एन एग्जाम्पल, जहाँ पे एसेट क्वालिटी प्रेशर्स काफी एविडेंट थे पिछले कई तिमाहियों तक, दे आर कमिंग ऑफ, कलेक्शन एफिशिएंसीज अच्छी खाड़ी बढ़ गई है, एंड इनफैक्ट दे शुड इंप्रूव विद फार्मर इनकम्स गोइंग अप इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और इसके वजह से आई थिंक रिटर्न रेशियोज, एसेट क्वालिटी प्रेशर्स गोइंग डाउन, रिटर्न रेशियोज में एक अच्छा खासा पॉजिटिव प्रभाव आएगा। तो मुझे लगता है आई थिंक विद इन एनबीएफसीज, पीएनबी हो या चोला हो, ये आपके नजर पे जरूर है। ओके, मीनवाइल एक स्टॉक देखते हैं। आज सुबह जो स्पॉटलाइट में मेंशन था, बाटा 4% ऊपर, और बाटा पिक मेनली इसलिए क्या था कि अगेन उस स्पेस में आता है जहाँ पर अर्निंग्स ख़राब थी, कंजम्पशन पिक ही नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ होप जगेंगी यहाँ पर, और 52 वीक लो के काफ़ी करीब था। रचना जी एक बार बाटा का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड समझ में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऑलमोस्ट 52 वीक लो से बाउंस किया है इसने। जी, इसमें जो प्रीवियस लो भी बनाया था करीब करीब मई महीने में, वो भी उसी लेवल पे था जहां से ये अभी रिटर्न हुआ है 1290 के लेवल से, और यहाँ पे 1410 तक का रास्ता अभी भी इसके लिए क्लियर है। तो मेरे हिसाब से दिस कैन गो फर्दर हायर बाय 70-80 रुपीस, और 1410 का एक लेवल होगा जो एक बुकआउट लेवल होना चाहिए उनके लिए जो इस काउंटर ट्रेंड रैली को प्ले कर रहे हैं। ओके, बाटा 1372 पे डे हाई पे स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड करता हुआ। बाटा का आज का ये प्राइस डे हाई पर, और ये प्राइस रिविजिट करता हुआ 23 अक्टूबर के बाद एट 50 डे। कुछ ऐसे रिवर्सल ट्रेड कंजम्पशन में अगर आप रहे हैं QSR सेगमेंट पे, तो वो है एक जुबिलेंट फूड्स पे 649, यानी अब 649 पे क्या है, थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो ब्रेकडाउन हुआ था, मतलब 1 से 3 अक्टूबर के बीच में एक गैप था, और गैप था अबव 50 बिलो 20, मोर और लेस निफ्टी बैंक जैसा था, वो चार्ट वैसा ही है। सोनी जी, ये आज गैप फिल हुआ है जुबिलेंट में, ये एक बड़ा मतलब है, मतलब फिलिंग प्रोसेस शुरू हुई है।
आपका व्यू क्या कह रहा है जुबिलेंट पे, और जिस प्रकार के रोलोवर्स के सेट्स रखेगा स्क्रीन पे, और क्लियर रेंज ब्रेकआउट है पूरी अक्टूबर नवंबर का, क्या चेस करना चाहिए दिसंबर के लिए इसको? जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। अगर 655 का जो एक माइनर हर्डल है कल परसों के तरफ ब्रेक हो सकता है, जो कि मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है, बिकॉज डेटा काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो रहा है, रोल ओवर्स अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे। 655 के ऊपर उसका मूव टुवर्ड्स 700 आएगा। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि 700 के टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट दिसंबर सीरीज की 700 कॉल ऑप्शन में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज क्लियरली वहां तक एक स्पेस है। सो जो करंट प्राइस ₹6.50 के करीब चल रहा है दिसंबर सीरीज की, ये बाय कर सकते हैं। ₹3 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे आपका 12 से 16 के रेंज पे आते हुए नजर आ रहा है। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, आज का स्टॉक ऑफ द डे हालांकि हायर लेवल से करेक्ट हुआ है, वोडाफोन आइडिया, उसकी बात करते हैं। अब ये स्टॉक करीब 10% ऊपर, सुबह करीब 15%, इनफैक्ट एक बार इंटरडे में 16% तक स्टॉक गया था, लेकिन अब रह गया करीब एक्चुअली 8% रह गया। अगेन इशू वही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हायर लेवल पे हर कोई अपनी पोजीशन, जो इतने लोग फंसे हुए हैं वो अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं। इसके लिए आज सुबह भी मैं थोड़ा सा अवॉइड ही किया था, लेकिन एक काम करते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि एक जो न्यूज़ आई वो मटीरियल थी। बैंक गारंटी को लेकर राहत मिली, और खासतौर से सबसे बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया के लिए ही थी। कैबिनेट ने 2022 से पहले स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली सभी कंपनियों की बैंक गारंटी माफ़ की है। इस फैसले का क्या असर होगा, इस पर बात करते हैं आईएफएल कैपिटल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट और टेलीकॉम एक्सपर्ट बालाजी सुब्रमण्यम से। बालाजी गुड आफ्टरनून। तो दो सवाल, एक तो खाली इस न्यूज़ की कितनी सिग्निफिकेंस है, और दूसरा कई लोग इससे इन्फर कर रहे हैं कि क्या आगे और भी रिलीफ देगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट चाहती है कि 3 टेलीकॉम प्लेयर्स रहें, उस थ्योरी में कितना दम होगा? गुड आफ्टरनून। कल का ये डेवलपमेंट जो हुआ, बैंक गारंटी की माफ़ी, वो सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि वरना कंपनी को लगभग 25,000 करोड़ का बैंक गारंटी तो देना पड़ेगा, और वो बैंक्स तो इतना एक्सपोजर अगर बैंक गारंटी में लेते हैं तो वो डेट रेस तो हो रही है, वो बैंक लोन तो मिलने में थोड़ा चैलेंजेस हो सकता था। तो अभी ये माफी के कारण तो उस हिसाब से क्लियरली रिलीफ ही है। और वोडाफोन आइडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो अपना नेटवर्क इन्वेस्टमेंट के लिए 50 या 55,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान था उनका, और इक्विटी रेस तो हो गया, 24,000 करोड़ का इक्विटी रेस हो गया, और ये डेट रेस 25,000 करोड़ का टारगेटेड था। लेकिन वो उसमें तो दिक्कत आ गई, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर का क्यूरेटिव पिटीशन में उसको रिलीफ नहीं दिया, तो वो प्रॉब्लम हो गया था। और अभी इसीलिए तो बैंक्स वो डेट देने में कॉशियस थे। अभी एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और गवर्नमेंट ये चाहता है कि 3 प्लेयर मार्केट में होना ही चाहिए, कम से कम प्राइवेट प्लेयर। बीएसएनएल तो चौथा प्लेयर है, और इसके लिए वो नेक्स्ट स्टेप बैंक्स ये देखेंगे कि अगर वो एजीआर केस में कुछ रिलीफ मिल सकता है कि नहीं। उसमें तो कोर्ट का भी जजमेंट है, तो गवर्नमेंट जो कर सकता है, तो उसमें भी थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होंगे क्लियरली। लेकिन आगे ये देखना है कि अगर ये मोरेटोरियम जो खत्म हो रहा है सितंबर 30 तारीख को 2025 में, अगर वो मोरेटोरियम एक्सटेंड हो सकता है कि नहीं, वो अभी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो उसमें क्लैरिटी भी, अगर उसमें भी क्लैरिटी आ जाएगी, तो वो फंड रेज वोडाफोन आइडिया का होना चाहिए। लेकिन तो अभी देखते हैं, आज का डेवलपमेंट पॉजिटिव है, लेकिन खाली वो पॉजिटिव डेवलपमेंट काफी नहीं है। दिल्ली अब अभी भी काफी दूर है। वोडाफोन आइडिया के निवेशकों को लेकर उनके मन में हमेशा असमंजस रहता है कि यहाँ पर आगे बात बनेगी या नहीं बनेगी। कितने चांसेस हैं कि बाकी चीजें भी इनके फेवर में थोड़ी सी बैठेंगी? बालाजी, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री को काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, वहां पर बात बनने वाली है या नहीं, और इट्स जस्ट होप?
वो तो अभी गवर्नमेंट के हाथ में है, तो मेरे हिसाब से रिलीफ तो आ जाएगा, लेकिन अगर वो 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा या 6 महीने लगेंगे, वो तो थोड़ा मुश्किल है एस्टिमेट करने में, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपने स्पीड में ही काम करते हैं। तो और अभी तो सितंबर 30th 2025 तक उतने ज्यादा बड़ा पेमेंट्स भी नहीं है, तो थोड़ा अर्जेंसी का भी इश्यू है। तो देखना है कि गवर्नमेंट कितना फास्ट इसमें एक्ट करेगा। ओके, तो आई थिंक इस घटनाक्रम का महत्वपूर्ण जो पहलू था वो तो बालाजी ने समझा दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट होना चाहूँगा। बीते अगर आप 4 महीने में टेलीकॉम सेक्टर को देखें सर, तो एक और बड़ा डेवलपमेंट है जो कि स्लाइटली नेगेटिव है। प्राइस हाइक पे सब्सक्राइबर्स का एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन, सब्सक्राइबर्स को लूज़ करना मुख्य टेलीकॉम कंपनियों द्वारा। क्या फर्दर प्राइस हाइक की पॉसिबिलिटीज इन नियर टर्म उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है, और यहाँ से आरपूस इम्प्रूव फर्दर हों, इस बात के पोटेंशियल्स कम है आपके मुताबिक? वो प्राइस हाइक तो आते रहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी ये चर्न जो हुआ है इसके कारण हुआ है कि बीएसएनएल अभी भी वो पुराने प्राइसेस में है। तो सो बीएसएनएल भी अभी तो रोल आउट कर रहा है उसका, तो गवर्नमेंट तो इतना पैसा उसमें डाल रहा है कि एक पॉइंट में वो भी प्राइस बढ़ा ही देगा। तो मैं ये सिनेरियो नहीं देखता कि ये प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है और एक 20% प्राइस हाइक करते हैं, और बीएसएनएल 2023 में जो रेट्स थे वही रेट में बीएसएनएल अपना रेट्स वहां पे ही मेंटेन करता है। क्योंकि अगर प्राइस नहीं ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा तो वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उस दिन बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट्स तो करना ही है इंडस्ट्री को, तो इसीलिए तो प्राइसिंग तो बढ़ाने के और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से प्राइस हाइक्स होने तो चाहिए फ्यूचर में भी, क्योंकि वरना ओके, वोडाफोन का भी टर्न अराउंड में प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, रिलायंस का भी आईपीओ है, जियो का। तो ये सब कंसिडरेशंस है, और इस हिसाब से मैं ये मानता हूं कि प्राइस हाइक्स तो आते रहेंगे। ओके। एक और चीज़ बालाजी, जो अभी शायद उतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हु नोज़ आगे जाके बन जाए, वो स्टारलिंक को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है कि वो स्टारलिंक आएगा कि नहीं आएगा इंडिया में, और वो सैटेलाइट के लिए कैसे होगा, स्पेक्ट्रम होगा, मतलब अलॉटमेंट होगा या क्या होगा, वो आगे जाके रिस्क फैक्टर बनेगा क्या? क्योंकि स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, इवन भारतीय जैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक ने। अभी मेरे हिसाब से 4-5 साल के लिए कम से कम स्टारलिंक से इतना ज्यादा थ्रेट नहीं है, क्योंकि अगर आप यूएस में सब देखोगे तो स्टारलिंक का आरपू $100 के ऊपर है, और हमारा मोबाइल आरपू है $3 से भी नीचे है इवन आफ्टर दिस प्राइस हाइक। और इक्विपमेंट का भी वो है $350 का भाव है। और अगर आप 3 मंथ से ज्यादा प्लान्स लेते हैं एयरटेल और जियो, तो वो इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन चार्ज भी वेव ऑफ कर देते हैं। तो प्राइसिंग कंसिडरेशंस अगर आप देखते हैं तो स्टारलिंक बहुत महंगा है क्योंकि इंडिया में आरपू इतना कम है कि अगर स्टारलिंक लोअर प्राइस प्लान्स भी लेके आ जाए, केन्या में वो उसका एक प्लान है $10 महीने का, वो भी इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में तो आरपू $2-2.5 है। तो मेरे हिसाब से नियर टर्म में इतना थ्रेट नहीं है, और लॉन्ग टर्म में भी टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हम कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से फोर्सिएबल फ्यूचर में उतना थ्रेट नहीं है स्टारलिंक के साइड से। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बालाजी, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इन सारी चीज़ों को। तो ये इस समय बात हुई एक टेलीकॉम सेक्टर की, एंड आई थिंक एक चीज़ क्लियर है कि
कुछ और डेवलपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट वोडाफोन को। वोडाफोन के हाँ, केस में तो क्योंकि खाली इससे, और इवन भारती भी देखिए आप हर्षिता, गैप अप खुला लेकिन कोलैप्स हो गया। इवन इंडस टावर भी खुला गैप अप लेकिन कोलैप्स हो गया। हाँ, वोडा अभी भी तक 8% के गेंस बचा रहा है, लेकिन इंटरडे में 18% ऊपर था, तो इंटरडे में वोडा भी 10% कोलैप्स हुआ है। तो आई थिंक ये आउट ऑफ द ब्लू आया तो शायद मार्केट को एक पॉजिटिव रिएक्शन देने का वो मिला, लेकिन हायर लेवल पर सेलिंग आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। आप जी हाँ, तो ऊपरी लेवल से हल्के होते हुए काउंटर्स। कुछ देर पहले हम श्रीराम फाइनेंस डिस्कस कर रहे थे, अब 4.25% के गेंस पर है। लेकिन एक और चीज़ जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में मेंशन की थी, आईटी काउंटर्स, मुझे लगा था इनफैक्ट फ्राइडे की शॉर्ट कवरिंग देखकर, कल सुबह का फर्स्ट हाफ देखकर कि शायद निफ्टी आईटी की रैली थोड़ी सी फीकी पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि निफ्टी आईटी में अभी भी अच्छा खासा दमखम है और वो पोजीशंस होल्ड होती दिखाई देंगी। पहले तो रचना जी, निफ्टी आईटी इंडेक्स में क्या लेवल्स आगे बनते दिखाई देंगे, और इस समय अगर कोई नया ट्रेड बनना है तो आपको ज़्यादा पोटेंशियल चार्ट्स में इन्फी, टीसीएस जैसे काउंटर्स में दिख रहा है, या फिर मिड कैप की तरफ वो कोफोर्ज, वो बिरला सॉफ्ट, ये काउंटर्स उभर कर आएंगे? आईटी एज अ सेक्टर की जहां तक बात है तो सेक्टर में डेफिनेटली अभी भी मोमेंटम बरकरार है और आगे रहना चाहिए। मेरे हिसाब से ये इंडेक्स का जो लेवल है वो 45,000 के करीब जल्दी ही जाना चाहिए। और जहां तक इंडिविजुअल काउंटर्स की जो हम बात कर रहे हैं उसमें टीसीएस वगैरह में है दम, और टीसीएस में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 4300 जब तक बरकरार रहेगा तो अपसाइड पे ये 4450 तक जा सकता है। लेकिन मिड कैप आईटी में भी दम है और परसिस्टेंट पे उसमें मेरी नजर है। परसिस्टेंट की जहां तक बात है तो यहाँ पे एक फ्रेश कॉल भी जनरेट करी जा सकती है, जो 3 से 5 दिन तक रखी जा सकती है, फॉर अ टारगेट ऑफ 6250, और ये तब तक बरकरार रहना चाहिए जब तक ये 5900 के ऊपर रहेगा। सो परसिस्टेंट एंड टीसीएस बोथ। मार्केट आज खराब नहीं है, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, क्योंकि देखिए कितने स्टॉक्स अब जो डे हाई पर आ रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक लेकर आई एक बार, अब 3.5% ऊपर। बिरला सॉफ्ट और एलटीआई माइंट्री देखिए, दोनों के दोनों स्टॉक्स अब डे हाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। सुबह फेडरल बैंक हमारे पैनल की टॉप पिक्स में से था, फेडरल बैंक अब डे हाई पर आ रहा है। वोल्टास डे हाई पर आया, टाटा केमिकल्स डे हाई पर आया। तो ABFRL, ग्लेनमार्क देखिए आप, इनफैक्ट एक बार फार्मा इंडेक्स देखते हैं, ग्लेनमार्क, लॉरस लैब्स, एक दो स्टॉक्स हैं जो समय डे हाई पर आए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो डे हाई पर आ रहे हैं। मार्केट ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव है, 1.5:1 का मार्केट ब्रेथ है। कविता जैन जुड़ी है हमारे साथ। कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी, क्या ट्रेड लेंगे इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अभी आपने जिक्र किया, फार्मा से ही है मेरा ट्रेड भी, दैट इज ग्लेनमार्क फार्मा पर 1525 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है ये काउंटर। एक माइनर हर्डल है इस काउंटर का 1532 पर। वंस उसे क्रॉस करता है तो यहाँ एक बहुत अच्छे मूव बनते हुए दिख सकते हैं। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1554, 1580 के प्राइस टारगेट के लिए ग्लेनमार्क पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1510 का। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा आपकी 1525 पे कॉल है, और सही में बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करते हुए मूव स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइएगा प्लीज़ आप मुथूट फाइनेंस, ये भी अभी 1974 पे ज़रा इंट्राडे चार्ट रखिएगा। ये हमारे लगभग बीते जब से हमने वोडाफोन का डिस्कशन शुरू भी किया था टेलीकॉम का, तब से ही एक स्विंग आया इसमें, और ये डे हाई पर आके खड़ा हो गया। क्या खूबसूरत चार्ट है। मानस, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल मेरे ख्याल से पूरे अक्टूबर नवंबर में परसिस्ट नहीं कर रही थी, और इसने भी पूरे आई थिंक 1 अक्टूबर से लेकर अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पार कर लिए हैं। एक बार एक्टर साहब रोल ओवर फिगर रखिएगा प्लीज़ स्क्रीन पे। मानस, आपको किसी थोड़े पोजिशनल ट्रेड के लिए कन्विंस कर रहा है क्या इसका सेटअप 1971 पे? तो देखिए, पिछले हफ्ते की क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि पिछले हफ्ते स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को निकाल दिया था, उसके ऊपर निकला था, 20 वीक मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था। तभी ऐसा लग रहा था कि शायद पिछला हाई जो कि 2050 है उसको स्टॉक टच करने की कोशिश करेगा। और अभी भी मेरा समझना है कि अगर आपने पहले खरीदारी नहीं की है तो अभी भी खरीदारी करिए। 1930 के स्टॉक लॉस से खरीदारी करेंगे, और टारगेट तो आपको 2050 के ही सेट करने हैं। एक और स्ट्रेटजी रह सकती है कि 2000 वाला कॉल ऑप्शन आप दिसंबर मंथ का ले सकते हैं। 60 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको पोजिशनली स्टॉप लॉस लगाना है 39 रुपीज का, और टारगेट सेट करने हैं करीब 100 से लेकर 125 रुपए के।
ओके तो मुथूट फाइनेंस में एक अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एक बार एफएमसीजी कंपनियां देख लेते हैं, क्योंकि मैरिको 3% ऊपर, 24% का हुआ एडिशन, और मुझे याद नहीं इस तरह की तेजी या फिर इस तरह की पोजीशंस मैरिको में लास्ट कब देखने को मिली थी। 2 ट्रेडिंग सेशन से गोदरेज कंज्यूमर वाले ट्रेड को हम वैसे भी ट्रैक कर रहे हैं और गाबा जी की पिक थी 627 पर। गाबा जी, मैरिको पर अगर आपकी नजर गई हो, ये बताइए अगला पड़ाव क्या रहेगा? वो किसी ने तो आइडेंटिफाई किया था, मुझे ध्यान नहीं, शायद बीरू ने किया था। मैरिको ट्रेड कर रहा है 627 पर, जो क्रॉस किया है लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल, वो करीब 621 का है। इसके ऊपर लगता है कि अपू रहेगा, कायम है, और जो टेक्निकल टारगेट है करीब 650 के आसपास है, तो मुझे लगता है 650 तक आ जा सकता है। स्टॉप थोड़ा डीप है 620 का, मतलब 7 रुपए का स्टॉप है। 650 हो सकता है, करीब 20-22 रुपए का टारगेट है। तो रिस्क फ्लो रेशियो फेवर में 1:3 मेरे ख्याल से ले सकते हैं। मेरे को बाय मोड पर है, लेकिन सुबह एक बहुत अच्छा ट्रेड था, अब बाय मोड पर है। बाय मोड पर है। सुबह एक्चुअली ये मेरी स्पॉटलाइट की शॉर्टलिस्ट में भी था, ये और बाटा दोनों थे, मैंने बाटा चूज़ किया। लेकिन हाँ, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। कल हमारी बात हो रही थी डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, ये सारे के सारे स्टॉक्स ने कल से चलना शुरू किया था, कल सेकेंड हाफ से, और ये उसी कैटेगरी में स्टॉक, ये सारे उस स्पेस में से आते हैं जहाँ नंबर्स काफ़ी ख़राब थे। इस बार के नंबर्स काफ़ी ख़राब थे। अगेन वही दिक्कत, लोगों के पास पैसा नहीं था तो लोग स्पेंड नहीं कर रहे थे, तो नंबर्स नहीं आ रहे थे। अब ये हो पा रही है कि जैसे महाराष्ट्र में, वैसे अब हर जगह धीरे धीरे लोगों के हाथ में थोड़े पैसे आएंगे अगर, तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं लाइफ की, उनके ऊपर खर्च करेंगे। तो शायद ये एक व्यू बन रहा है यहाँ पर। एक बार चार्ट देखते हैं जरा JSW स्टील का। ये भी स्टॉक इस समय डे हाई पर, एक इस पर व्यू लेते हैं, और एक लेते हैं व्यू हम बिरला सॉफ्ट पर। बिरला सॉफ्ट अब 4.5% ऊपर। बिरला सॉफ्ट अब तक आई थिंक कॉल नहीं लिया ना किसी ने। एक बार मानस, बिरला सॉफ्ट का चार्ट देखिए, कोई व्यू बन रहा है स्टॉक पर? तो बिल्कुल देखिए, बिरला सॉफ्ट चार्ट्स तो काफी अच्छे लगते हैं। डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है एक कॉल ऑप्शन, और अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली ये इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, और स्टॉक तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि 622 है, उसको टेस्ट करने के लिए। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। करंट लेवल्स पे आप 584 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। 622 आपके टारगेट रहेंगे। तो ये इनफैक्ट 620 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट एक बढ़िया मौका, और आज अच्छे मोमेंटम के साथ, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में तेजी बनी है। एक चीज़ हुई है, हाल फिलहाल में भारतीय बाजार में जो बिकवाली का दबाव आया, उससे पूरे IPO मार्केट में जो सरगर्मी थी वो भी थोड़ी सी ठंडी होती हुई दिखाई दी है। 2024 में आए 40% से ज़्यादा IPO अच्छी लिस्टिंग गेन के बावजूद अब इशू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। नए IPOs में गिरावट पर मनी कंट्रोल की क्या रिपोर्ट है, इसका ब्यौरा ले लेते हैं कंचन नौटियाल के साथ। कंचन, बताइए क्या कहती है वो रिपोर्ट? गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर हम देखें तो मार्केट ने तो बाजार को, इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं डरा ही रखा है, लेकिन अब IPO भी इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं डराना चालू कर दिया है। अगर हम 2024 का डेटा देखें तो 75 से ज़्यादा IPO आए थे, जिन्होंने करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं, लेकिन उसमें से 24 कंपनियां ऐसी है जो अपने इशू प्राइस से अब नीचे आ चुकी है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इनके पीछे, जिसके वजह से ये सारी की सारी कंपनियां अपने इशू प्राइस से नीचे आ गई। लेकिन उससे पहले देखते हैं स्पेसिफिकली कि कौन से ऐसे IPO होते हैं जो इस टाइम पे अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहला आता है इकोस मोबिलिटी, जो लिस्टिंग गेन जिसको हुआ था वो हुआ था 33% का, लेकिन इस टाइम पे अपने इशू प्राइस से 1% नीचे ट्रेड कर रही है। एट द सेम टाइम सुरेंद्र पार्क होटल में भी 31% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला था, और इस टाइम पे 4% नीचे है। सरस्वती साड़ी 31% ऊपर था और 25% इस टाइम पे नीचे है। और एट द सेम टाइम नॉर्दर्न आर्क में भी हमें करीब 23% का एक लिस्टिंग गेन देखने को मिला था, लेकिन ये भी इस टाइम पे 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। यही नहीं, बल्कि आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक, उसमें भी हमें एक 20% का इजाफा देखने को मिला था लिस्टिंग के टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे जो वो ट्रेड कर रहा है वो करीबन 10% अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। तिरुपति बाला एग्रो में भी 17% ऊपर देखने को मिला था, लेकिन इस टाइम पे 13% नीचे हो चुका है। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये जो हमें मंदी देखने को मिली है उसके पीछे का रीजन क्या है। अब हमने देखा था कि सितंबर में बाजार में हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब ये जो रीसेंट करेक्शन आया है उसने
उसने कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है उसको बिगाड़ा तो जरूर है। इसके साथ ही साथ जो एफआईएस की तरफ से हमें कॉन्टिन्यूसली एक सेलिंग देखने को मिल रही है, ये इसका दूसरा रीजन माना जा सकता है। यही नहीं बल्कि जो यूएस की बॉन्ड डील है 10 साल की, उसमें जो हमें राइज देखने को मिला है, उससे यूएस मार्केट जो है कहीं ना कहीं अब अट्रैक्टिव हो रहा है, जिससे कि जो एफआईएस है वो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के यूएस की तरफ शिफ्ट होते हुए भी नजर आए हैं। इसके अलावा जो वैल्यूएशंस है, जो उस टाइम पे जब हमें सितंबर के टाइम पे मार्केट एक अपने ऑल टाइम हाई पे देखने को मिला था, जो वैल्यूएशंस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवर स्ट्रेच्ड हो गए थे, जो कि कंसर्निंग फैक्टर बना हुआ है। और जिस तरीके से मार्केट का ऑनगोइंग टर्बुलेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये भी इसके पीछे का एक रीज़न माना जा सकता है। यही नहीं बल्कि काफ़ी सारे और भी स्टॉक्स हैं जो अभी इस टाइम पे हमें इशू प्राइस से करीबन 36 से 40% तक नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि फेस्टिव सीजन तो खत्म हो गया, लेकिन साथ साथ जो आईपीओ की पार्टी थी उसका दौर भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू कंचन। तो ये इस समय एक रिपोर्ट, और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी वो, उसमें थोड़ा डेटा आपके लिए प्रेजेंट किया गया। काफ़ी आईपीओज हैं जो लिस्टिंग के बाद अब ना सिर्फ वहाँ से काफ़ी हल्के हुए बल्कि इशू प्राइस से भी हल्के हुए। ये खैर हर आईपीओ मार्केट में होगा आज तक। किसी भी बुल मार्केट में जितने भी आईपीओज आएंगे, इवेंचुअली उसमें से सिर्फ 20% होंगे जो आपको पैसा बना के, बाकी 80% पैसा गंवा के देंगे। ये नियम है। और इसके लिए मैं तो एक व्यू रखता हूँ कि भाई हर आईपीओ में आपको ये व्यू नहीं लेना चाहिए कि बस सब्सक्राइब कर लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। बस वो सोच समझ कर देखना, हाँ, सोच समझ कर देखना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आईपीओज, देखिए आईपीओ का मतलब ही है कि वो लोग बेच रहे हैं जिनको आपसे ज़्यादा पता है उनकी उस कंपनी के बारे में, और वो काफ़ी समय से अपनी इन्वेस्टमेंट को भुना के निकल रहे हैं बेसिकली। और आजकल तो मैक्सिमम आईपीओज वो आते हैं जिनमें ओएफएस होता है, ओएफएस हो, सिंपल ऑफर फॉर सेल। और ऐसे आईपीओ में ज़्यादा सतर्क रहने की, ऐसे आईपीओ में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके एवरेशन भी हैं, जैसे एक डिवीज लैब्स का आईपीओ आया था 2003 में, वो प्योर ओएफएस था, इतिहास के सबसे अच्छे आईपीओज में से एक रहा। ऐसे आपको एवरेशन भी मिलेंगे, लेकिन फिर वही है, वो 20% ही होंगे, बाकी उसमें 80% से ज़्यादा में इवेंचुअली शायद आप पैसा गवाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए, चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे सोनी पटनायक से, उसके बाद रचना जी के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए। आज ऑल विमेन पैनल है हमारे पास। चार्ट का चमत्कार में कविता जैन है हमारे साथ, और मयूरेश ऑड वन आउट आप हैं मिड कैप फंडा के लिए। तो शुरुआत करते हैं फिर सोनी की ट्रेड के साथ। सोनी जी बताइए क्या ट्रेड रहेगी? अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन रेकमेंड करना चाहती हूँ, सिंजन 950 कॉल ऑप्शन दिसंबर सीरीज, जो कि 17 रुपए में चल रही है, वहां पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपए का, टारगेट है 28 रुपए का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 32 रहेगा। सिंजन काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट एक अच्छा इंट्राडे ब्रेकआउट भी दिया है, 910 के ऊपर ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया है। पॉजिटिव आउटलुक बनता है टुवर्ड्स 950 960। स्टॉक यहाँ पे एक बार टेस्ट कर सकता है। ओके, तो सिंजीन में एक मौका यहाँ पर आपको साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ ही देर पहले हम बात कर भी रहे थे हम बायोकॉन की, जो कविता जी ने आपके लिए आइडेंटिफाई किया। अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं, और वो ऑफ कोर्स हमारा एफएनओ सुपरस्टार। रचना जी बताइए क्या ढूंढा है? जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं दिसंबर के फ्यूचर्स में से टाइटन देना चाहूंगी। टाइटन ने 2 दिन पहले जब मार्केट ने शार्प टर्न मारा था, उस दिन भी बहुत शार्प प्राइस एक्शन दिखाई थी, और उस दिन की जो बार है उसके हाई लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है 2 दिन से। मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन मेल्ट होगा अपसाइड पे ही, और यहाँ से 3360 के करीब दिसंबर के फ्यूचर्स है। मेरे हिसाब से ये 3450 तक जाना चाहिए काउंटर, और एसएल के तौर पे हम लेवल लगाएंगे 3300 का। तो जब तक 3300 होल्ड करेगा तब तक 3450 के चांसेस है। ओके, टाइटन दिसंबर फ्यूचर्स आपका 3358 पे आज का फिर सुपरस्टार है। अब चलते हैं कविता जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? कविता जी अनम्यूट। बड़े दिनों के बाद आपने वो बटन दबाया है, चलिए कोई बात नहीं। सॉरी। सो सीडीएसएल होगा मेरा बाय ट्रेड, और 1565 के एसएल के साथ इसे आप अप्रोच कर सकते हैं। ऑन अ डेली चार्ट ये अपने प्रीवियस डे के हाई को भी सरपास करते हुए दिख रहा है, एंड इवन अपने 15 डेमा को सरपास करते हुए दिखा है। सो मुझे लगता है यहाँ एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिखना चाहिए। एज एन इंट्राडे आप 15, 16, 20 के प्राइस टारगेट देख सकते हैं।
एंड इन केस यहाँ अच्छी क्लोजिंग देता है तो काउंटर कैन मूव अप टू 1660 1680 के लेवल की तरफ। तो 1570 के स्टॉप लॉस के साथ CDSL को आप अप्रोच कर सकते हैं। ओके, अच्छा मिड कैप फंड डालूं इससे पहले एक बार मार्केट पे नज़र डालते हैं। निफ्टी फिर ग्रीन में आया और ये एक अच्छा साइन है, ये एक अच्छा साइन है क्योंकि जब हमने शो की शुरुआत की थी तो ये बात हुई थी कि सपोर्ट के आसपास खरीदने पे नॉर्मल मार्केट आगे बढ़ रहा है और अगर से थोड़ा ऊपर बंद हो गया तो क्लोज अच्छी होगी। बस ये क्लोज यहाँ हो जाए 24,200 250 के ऊपर की अगर क्लोज आ गई तो वो एक अच्छी क्लोज होगी क्योंकि वो एक आपको रिफर्म करेगी कि नहीं डिप्स पर बाइंग भी हो रही है। सुबह तो खैर गैप अप हो गया, फिर वो कोलैप्स हुआ, लेकिन कोलैप्स के बाद लोअर लेवल से बाइंग भी आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश, क्या पिक कर रहे हैं? तो मुझे आई थिंक स्टिकिंग विद फार्मा, मुझे लगता है कैप्लिन पॉइंट लैब्स, इस पे भी ध्यान रखनी चाहिए। आई थिंक नंबर्स काफी शानदार थे ये तिमाही के लिए और जो आउटलुक दिया है कंपनी के लिए इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट पाइपलाइन देयर एक्सपेक्टेड टू डेवलप ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, बिटवीन पेप्टाइड्स जो रेगुलेटेड और ROW मार्केट्स के लिए हैं, ये ओबेसिटी और डायबिटीज के लिए दे आर ऑब्वियसली हैविंग प्रोडक्ट्स गेटिंग डेवलप्ड। तीसरा इंसुलिन व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड, ये डेवलप कर ले अलॉन्ग विद बायोसिमिलर्स, जिसकी स्कोप और नीश प्राइसिंग काफी फेवरेबल रहेगी कैप्लिन के लिए। फिफ्थ, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द NCE अप्रोच, जो चाइना मार्केट थी दैट एग्जिटेड दैट अ फ्यू इयर्स बैक, बट दे हैव री-एंटर्ड द चाइना मार्केट विद जॉइंटॉन एज देयर पार्टनर और एक बहुत बड़ा प्लेयर है चाइनीज मार्केट के अंदर। और इसलिए आई थिंक जो NCE बायोसिमिलर्स हो या इवन स्पेशलिटी केमिकल्स एंड द मेडिकल डिवाइसेस मार्केट जिसमें एंटर करने की इच्छा रखते हैं एंड एक्सपेंड देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, numbers in terms of top line growth, in terms of margins और bottom line growth काफी तगड़े रहने चाहिए अगले कुछ तिमाही तक। कैश रिच बैलेंस शीट है, they have almost got 1,080 crores of cash onto their books, जो ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली यूज हो सकती है, इवन probably with improved cash flows for better dividend payments। ROEs अच्छे हैं और मुझे लगता है आई थिंक जैसे प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अप्रूवल्स, इन टर्म्स ऑफ देयर पाइपलाइन और जो DMF अप्रूवल्स है along with FTFs, बहुत नीश एप्लीकेशंस है फॉर दिस कंपनी से, तो कैप्लिन आपके नजर पे जरूर रखें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कैप्लिन पॉइंट एक और ट्रेड आइडेंटिफायर। सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए फटाफट से सामने लेकर आती हूँ। शुरुआत ऑफ कोर्स हमने सस्ता ऑप्शन के साथ की, जहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की सोनी ने। सोनी कह रही थी सिंजीन आपने ट्रेड पकड़ना है, 950 वाला कॉल 19 पर है, अब 28 और 32 का टारगेट रहेगा, 10 का स्टॉप लॉस लगाइए। फिर रचना जी के रेडार पर आया FNO सुपरस्टार टाइटन, 3450 के लिए एक मौका तेजी का, 3300 का स्टॉप लॉस रखिएगा। कविता जी कह रही है कि देखिए आप फोकस करेंगे CDSL पर, 1620 1660 आपके टारगेट्स रहेंगे। बाय द वे स्टॉक 2% ऊपर है आज, 1570 का स्टॉप लॉस लगाइए। और मयूरेश कह रहे हैं कि आप कैप्लिन पॉइंट पर करें फोकस, जो आज स्टॉक में वैसे 7.5% तक की तेजी दिख भी रही है। चलिए अब बात करते हैं ऑटो कंपनियों की, और ऑटो में आज फोकस M&M के शेयर पर। M&M का स्टॉक आज लगभग 2% नीचे है, लेकिन आज शाम को दरअसल इनकी पहली EV SUVs की झलक हमारे सामने पेश की जाएगी। चेन्नई में आज कंपनी एक साथ 2 नए SUVs से पर्दा उठाने वाली है। ये जो डबल धमाका EVs का देखने को मिलेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकता है मार्केट इससे, और दीपाली जो क्लोजली ट्रैक करती है इस सेक्टर को, वो क्या सुन रही हैं। दीपाली, आई एम श्योर तैयारियां पूरी है M&M की, लेकिन क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या खास रहेगा इन 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में? आज का इवेंट महिंद्रा के लिए बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर है, क्योंकि कंपनी अपनी ऑल न्यू इलेक्ट्रिक SUVs XEV9e और BE6e को ग्लोबल डेब्यू करेगी। एक्चुअली महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUVs को लेकर ऑलरेडी मार्केट में काफी यूफोरिया है। इसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला तो ये कि SUV सेगमेंट में ऑलरेडी कंपनी लीडर है, और अब इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में कंपनी तेजी से पकड़ बनाएगी इन लॉन्चेस के बाद। क्यों? क्योंकि कंपनी ने लगभग 250 ग्लोबल पार्टनर्स के साथ टाई अप किया है टू ब्रिंग बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंग्लो प्लेटफॉर्म पर ये बेस्ड होगी, जिसके लिए कंपनी ने फोक्सवैगन के साथ टाई अप किया था। और इस प्लेटफॉर्म की खास बात ये होती है कि एक स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें बैटरी सेल्स पूरे प्लेटफॉर्म पर स्कैटर्ड होते हैं, ताकि व्हीकल को स्टेबिलिटी भी मिलती है और साथ ही साथ अंदर स्पेस भी होती है। जो एग्जिस्टिंग EVs मार्केट में है इस सेगमेंट में, वहां यही प्रॉब्लम होती है कि जो बैटरी प्लेसमेंट होती है वो रेयर सेक्शन में होती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इश्यूज होते हैं, प्लस रेयर सेक्शन में या रेयर सीट में स्पेस कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन महिंद्रा की इन SUVs में वो प्रॉब्लम नहीं फेस होगी, और इसीलिए काफी यूफोरिया इन SUVs को लेकर मार्केट में बना हुआ है। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि काफी सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स इसमें मिलेंगे, इस तरीके की टेक्नोलॉजी मिलेगी
मिलेंगे जो यूजुअली लग्जरी ईवीज में मिलती है। तो देखना होगा, शाम को 7 बजे के आसपास इनका ग्लोबल डेब्यू होगा, अर्ली 2025 में इनका ऑफिशियल लॉन्च होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं। प्राइसिंग भी इनफैक्ट इनकी बात करें तो 15 लाख अराउंड स्टार्टिंग रह सकती है इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। कंपटीशन बढ़ेगा इनके लॉन्चेस के बाद। एक और बात बताना ज़रूरी है कि अगर इनके रेंज की बात करें तो 500 किलोमीटर तक की रेंज इन गाड़ियों से एक्सपेक्टेड है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी वजह से 2 तरीके के बैटरी ऑप्शन कंपनी लेंड कर सकती है इन लॉन्चेस के साथ। एक्सपेक्टेशन है 59 किलोवाट का, साथ ही 79 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ ही आ सकती हैं। तो लॉन्च के साथ साथ डिटेल्स हमारे सामने होंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन अनवील के साथ महिंद्रा अपने ऑफिशियल एंट्री की तरफ बढ़ रही है ईवी सेगमेंट में। फिलहाल कंपनी XUV 400E सेल करती है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग आइस प्लेटफॉर्म को ही मॉडिफाई करके कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर आई है। लेकिन इन अनवील के साथ एक ऑफिशियल एंट्री होगी ईवी सेगमेंट में। बिल्कुल। दीपाली, तो आप रिपोर्ट करते रहिए वहाँ से। जैसा दीपाली ने कहा, महिंद्रा के लिए शायद साल का सबसे बड़ा दिन, और महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक जिसने ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। हाँ, पिछले 2-3 महीनों में करेक्शन आई यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ से अब आगे व्यू क्या बनेगा? मयूरेश, इस पर व्यू क्या होगा आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा पर? पॉजिटिव व्यू रखेंगे अनुज जी। आई थिंक ऑब्वियसली द न्यू लॉन्चेस आर गोइंग टू हेल्प देम, और कंपटीशन बढ़ेगा जैसे दीपाली जी कह रही है। बट विद इन दिस स्पेस जो टाटा डोमिनेट करता है ईवी मार्केट, आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्राज एंट्री एट एन अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट यही इंश्योर करेगा जो मार्केट शेयर है टाटास का, उसमें शायद महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़े गेन्स इरोड कर लें, एंड दैट इज अ पॉजिटिव साइन। ऑब्वियसली इनकी जो लीडरशिप पोजीशन रही है पूरे एसयूवी मार्केट में, ये हम जानते ही हैं। एंड ऑब्वियसली द फीचर्स दैट वन प्रॉब्ली लुक्स एट, अगर प्राइस पॉइंट्स में ठीक ठाक फीचर्स भी मिल रहे हैं तो ये लगता है जो एपेटाइट होगा फॉर प्रॉबली ओनिंग दीज ईवीज कैन बी ह्यूज। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज समथिंग इज दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट, इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। बट जो सम ऑफ पार्ट्स है, आई थिंक जो पीवी बिजनेस है इंक्लूडिंग दर ईवी बिजनेस एंड मोर लॉन्चेस एक्सपेक्टेड अगले 1 वर्ष में, ये अच्छे स्टेट में रखेगा। फार्म इक्विपमेंट बिजनेस should hold them in good stead as well, with better monsoons, better rabi season. I think this part of the business should also hold up. Or some of parts, including their other subsidiaries, should have a decent choice we head into the second. तो बिल्कुल I think अर्निंग्स ठीक ठाक रहेंगी, जिसके पास भी ये होल्ड करना चाहिए। चलिए, काम करते हैं, इसी सेक्टर पर रहते हैं, ऑटोज़ में। और आज क्लियरली ऑटोज़ में काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, और उसका एक कारण पता चला है कि जो ऑटो रजिस्ट्रेशन से डेटा मिला है उसमें कुछ स्लो डाउन के साइंस ज़रूर हैं। 2 व्हीलर में ज़रूर मजबूती है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर काफ़ी दबाव है। सुदर्शन के पास चलते हैं और जानते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सो मैं बात करूंगा वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा की। तो आपको याद होगा Q2 रिजल्ट जब आया था तो उसका अधिकतर कंपनियां क्या बोल रही थी कि हमें जो नंबर्स देखना चाहिए वो है वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा। वहां से उस नंबर से एक्चुअल ट्रेंड पता चलता है, ना कि होलसेल नंबर्स जो कि कंपनी हर एक महीने अपने फर्स्ट वीक में रिलीज़ करती है। तो बात करते हैं, अगर जो ओवरऑल बोलेंगे तो 2 व्हीलर्स का जो है हमने डिमांड देखा था अक्टूबर 2024 में, तो वहाँ पे डिमांड कंटिन्यू किया है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग डिमांड रहा है। पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल, ये 2 सेगमेंट्स है जहाँ अभी भी डिमांड अंडर प्रेशर रहा है। पहले मैं कंपनी के बारे में बात करूं उससे पहले मैं बताऊं कि जो नवंबर 2024 का डेटा है वो है 25 दिन का, 1 नवंबर टू 25 नवंबर, जो कि हम कंपेयर कर रहे हैं पूरे महीने का। अक्टूबर 2024 और नवंबर 2023 का डेटा जो है वो पूरे महीने का। अब बात स्टार्ट करते हैं 2 व्हीलर से। हीरो मोटो, आपने सुना होगा कि अधिकतर कंपनियां क्या बोल रही थी, रूरल डिमांड में पिकअप देखने को मिला है, तो उसका आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हीरो मोटो के नंबर्स में। अगर जो हीरो मोटो की बात करें तो यहाँ पे नवंबर 2023 से डिमांड जो है नवंबर 2023 से नवंबर 2024 3% नीचे है, लेकिन अगर जो अक्टूबर 2024 से कंपेयर करेंगे तो ये नंबर्स 34% ऊपर है। और सिमिलर ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो में। रॉयल एनफील्ड अभी तक अंडर परफॉर्म कर रही है, लेकिन अगर जो आप कुछ एक महीने का डेटा देखेंगे तो उसमें ये पता चलता है कि लास्ट कुछ एक दिन में रॉयल एनफील्ड के रजिस्ट्रेशंस में बहुत शार्प उछाल आती है। अब आते हैं ट्रैक्टर सेगमेंट में। सिमिलर टू अगेन रूरल डिमांड पिकअप यहाँ पे भी देखने को मिला है, और बोथ एस्कॉर्ट्स एंड M&M ट्रैक्टर में हेल्दी डिमांड है। अगर जो आप इस 25 दिन की बात करेंगे तो 2 सेगमेंट्स, पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स, वहाँ पे डिमांड वीक है, और जो सबसे वीक है दोनों में वो है टाटा मोटर्स और मारुति। सो मारुति
Q2 रिजल्ट्स के बाद क्या बोले थे कि एंट्री व्हीकल में डिमांड इनका कमज़ोर रहा है, और ओवरऑल अगर जो आप इसका डेटा देखेंगे इस महीने का तो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल कंपेयर टू अदर सेगमेंट्स यहाँ पे डिमांड अभी भी वीक है। ओके, तो यहाँ पर डिमांड अभी भी वीक है। टू व्हीलर्स में क्लियरली पिकअप है, ट्रैक्टर में क्लियरली पिकअप है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स में क्लियरली अभी भी थोड़ा स्लो डाउन है। सुदर्शन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। गाबा सर, दो स्टॉक्स की बात करते हैं, एक तो हीरो मोटोकॉर्प और एक महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्या व्यू होगा दोनों पर? हीरो मोटर्स तो मुझे लगता है ये बाय मोड पर है, काफी स्ट्रेच हो चुका था डाउन साइड, मुझे करीब 8 या 9 हफ्ते गिरावट आई, अब उसके बाद बाउंस मिला है। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 5000 रहेगा, लगता है यहाँ पर बेस रहने की पूरी संभावना है, और एक बार वो बन जाए बेस तो 5500 दूर नहीं है हीरो मोटर्स में। रही बात महिंद्रा एंड महिंद्रा की, मुझे लगता है थोड़ा अगर डिप मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा में, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन स्ट्रक्चरली जहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो है करीब 2900 के आसपास, और वहां मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा। फिर एक अप्रूव मिलेगा, करीब 3200 तक ले जाएगा। हमने पिछले हफ्ते 8-10 दिन पहले कहा था कि 3000 जाएगा, वो आ चुका। अब 3200 की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, सिर्फ बाय ऑन डिप्स महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, M&M पे प्रकाश सर का बाय सकारात्मक व्यू। और अब लेके आइए जरा आप एक बार TCS स्क्रीन पे, क्योंकि निफ्टी IT 550 अंकों पर है, नो डाउट अबाउट दैट कि आज बाजार में सबसे प्रॉमिसिंग स्पेस इट्स निफ्टी IT ऑल टाइम हाई 4362 पे TCS डे हाई पर। अब TCS क्या कर रहा है? TCS जो है अब जो जुलाई का ब्रेकडाउन था, इसमें जुलाई नहीं सितंबर का ब्रेकडाउन, वो जो करीब 17 सितंबर की कैंडल थी उसमें एंटर कर चुका, और मेरे बात करते करते अभी ये 4400 की कॉल से लेकर 4500 तक की कॉल में और 4100-4200 की पुट्स में क्या गजब स्क्रीन पर राइटिंग है। माना इनफैक्ट सोनी जी के पास चलते हैं। सोनी जी, इसकी कोई कॉल पिक करेंगे? क्योंकि मैं कॉल पे इसलिए आ गया क्योंकि नो डाउट कि 3 दिन में चला काफ़ी है, मतलब 4050 का स्टॉक 4360 हो गया। कॉल या फ्यूचर्स? वीरेंद्र जी, यहाँ पे कॉल ऑप्शन कर सकते हैं। दिसंबर सीरीज में स्टॉक काफी अच्छा है, 4500 कॉल ऑप्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं। प्रीमियम काफी कम है, 47-45 का प्रीमियम है यहाँ पे। 4500 कॉल ऑप्शन यहाँ पे एक बार ध्यान रख सकते हैं। अच्छा सपोर्ट है, बट थोड़ा सा लीनियंट रहेंगे टुवर्ड्स 28 यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। सो 28 स्टॉप लॉस के साथ ये कॉल ऑप्शन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 72, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट टुवर्ड्स 100 भी नजर आ सकता है। स्टॉक में स्ट्रेंथ है, ओवरऑल सेक्टर में भी काफी स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकता है बाकी अपने पीयर्स को, एंड टुवर्ड्स 4600-4650 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है दिसंबर सीरीज में। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। Q2 नतीजे अब पूरी तरीके से ओवर है, लेकिन इन नतीजों को मार्केट कैसे पचा रहा है, इस पर मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट निकाली है, इस पर बात करते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अगर हम सेकंड क्वार्टर की अर्निंग्स की बात करें तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट था, और पिछले हफ्ते जो अर्निंग सीजन खत्म हुई है उसमें अगर हम निफ्टी 500 कंपनीज का विश्लेषण करें तो काफ़ी कमज़ोर रही है सेल्स ग्रोथ। इनफैक्ट सेल्स ग्रोथ केवल 7% आपको साल दर साल बेसिस पे आती हुई दिखाई पड़ी है। सबसे बड़ा इशू ये था कि रॉ मटेरियल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से और ऑपरेटिंग लेवरेज कम होने की वजह से मार्जिन्स भी लगभग पिछले साल के मुकाबले 1.5% से ज़्यादा गिरे हुए हैं। और अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो केवल एक फ्लैट नंबर आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। अगर हम पूरे के पूरे बैंकिंग पैक को निकाल दें तो शायद आपको निफ्टी 500 में 10% की अर्निंग्स ग्रोथ की डिक्लाइन दिखाई पड़ेगी। और अगर हम बैंकिंग की बात करें केवल, तो इस टाइम शानदार परफॉर्मेंस रहा है, लगभग 20% ऑन एन एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ रही है, और लगभग 30% निफ्टी 500 का जो प्रॉफिट है वो आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर से आता हुआ नजर पड़ रहा है। सेक्टर्स की बात करें तो सबसे शानदार सेक्टर है कैपिटल गुड्स, जहां 21% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है, और सिमिलरली हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आपको 20 से 25% के आसपास की अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिली है। सेक्टर्स जहां डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, ऑब्वियसली एफएमसीजी उनमें से सबसे पहले है। ऑटो में भी आपने प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट देखा है क्वार्टर का, लेकिन रिटेल और सीमेंट ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा शार्प डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा है, क्योंकि मॉनसून क्वार्टर था और कहीं ना कहीं ये टाइम जो ज़्यादा बारिश हुई उसके कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे इम्पैक्ट आता हुआ नज़र पड़ा है। और आखिर में निफ्टी 50 की बात करते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनियां हैं देश की, यहाँ अगर हम Q2 के प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो केवल 2.4% रही है, और अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग 4% रही है। हालांकि अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ की तो प्रॉफिट ग्रोथ केवल 3% रही है। तो
निफ्टी 50 और निफ्टी 500 बैंकिंग को छोड़ के सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ने थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट दिया है। चलिए, तो इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद कि इस अर्निंग सीजन के बाद और ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए इन सब के बाद आखिर आप मार्केट में करना क्या है। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जुड़ेंगे हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक जी, गुड आफ्टरनून। प्रतीक जी, क्या एक सेंस बन रही है कि मार्केट में करेक्शन खत्म हुई और एटलीस्ट जो वर्स्ट ऑफ द प्राइस डैमेज था वो खत्म हुआ पिछले 3-4 दिन का प्राइस एक्शन और न्यूज़ फ्लो देखने के बाद? नहीं, हम ये कहते रहे हैं कि 5 से 6% की करेक्शन एक अच्छी करेक्शन होती है एंड उस समय बाय ऑन डिप्स देखने को मिलता है। तो अगर हम ऊपर से देखें तो हमारी मार्केट इस बार शायद उससे थोड़ी ज़्यादा ही करेक्ट हो चुकी है। सो ऑब्वियसली लेवल्स आर गुड और जो एक बड़ी बिकवाली का दौर दिखा था एफपीआईज का अक्टूबर में, वो ज़रूर कम होता हुआ दिख रहा है। जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के वर्डिक्ट आए उस पे बात कई लोगों को लग रहा है कि शायद कुछ कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा और आगे जाके शायद वो जो कंजम्पशन में जो पूरा स्लो डाउन आया था उसमें भी शायद एक रिकवरी आएगी। इस थ्योरी से आप कितना सहमत होंगे? इसी कंजम्पशन में स्लो डाउन कुछ पॉकेट्स में है, जैसे कि एफएमसीजी, फूड, जो आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे स्लो डाउन है और वहाँ शायद स्लो डाउन रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो जो एक मूल बेसिक ज़रूरतें होती हैं एक आदमी की, रोटी, मकान, कॉस्मेटिक्स, साबुन, तेल, वो प्राय हर एक इंडियन यूज़ कर रहा है और शायद जितना यूज़ कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा उसको चाह भी नहीं है यूज़ करने की। जो अगर आप टोटल कंजम्पशन का बास्केट देखें कि टेलीकॉम कंपनीज में रेवेन्यू इंक्रीज आ रही है क्योंकि वहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुई है। अगर आप एसीज की सेल देखें तो वो स्ट्रॉन्ग है, ज्वेलरी देखें तो वो स्ट्रॉन्ग है। तो कंजम्पशन की आप पूरी बास्केट देखें तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ है। जहाँ तक हमारी समझ है, दिवाली जो है 1 मंथ प्रायर टू दिवाली जो सीज़न माना जाता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गया है। जितनी भी कंपनियों से हमने बातें की है उन सबके यहाँ ये सीज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग गया है। तो हमको लगता है कि Q3 में द अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए वर्सेस Q2। Q3 में आपको जो एक अच्छी बारिश हुई उसका फ़ायदा मिलेगा और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पहले 2 क्वार्टर्स में कम थी, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट है उसमें केवल 26% अचीवमेंट है। तो हमें लगता है कि Q3 Q4 में गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी स्ट्रांग होगी तो थोड़ी सी चीयर इन नंबर्स थोड़ी ऑल राउंड होगी। अच्छा प्रतीक जी, एग्जैक्टली जो कैबिनेट का फैसला था 24,000 करीब 700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी की उस ज़रूरत को हटा देने का, इससे 2 बातें इस्टेब्लिश होती हैं। एक तो इन कंपनियों को राहत मिलेगी, दूसरा वोडाफोन की एग्जिस्टेंस सरकार चाहती है 3 प्लेयर्स हों। आप टेलीकॉम पर जो रीसेंट प्रेशर रहा था जब इन्होंने प्राइस हाइक किया था जुलाई में, उसके बाद जो सब्सक्राइबर्स घट रहे थे लगातार, आज के इस डेवलपमेंट को आप टेलीकॉम के लिए कैसे देख रहे हैं? फॉर जियो, फॉर आई थिंक भारती एयरटेल, फॉर वोडाफोन और इनफैक्ट अप टू सर्टेन एक्सटेंट इंडस टावर्स। नहीं, अगर आप टेलीकॉम ब्रॉड स्पेस की बात कर रहे हैं तो ये एक हमारी थीम है। आपको प्राय हमारे हर फंडों में टेलीकॉम स्टॉक्स का निवेश दिखेगा। हमें लगता है कि अब प्राइस इंक्रीजेस थोड़े देखने को मिलेंगे। एक हमको देखने को मिला और एक शायद अगले साल देखने को मिले। तो इससे जो कंपनियों का फ्री कैश फ्लो जनरेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हमारा ध्यान इस स्पेस पे पॉजिटिव है।
बट हम जो हैं वो स्पेस में जो लीडरशिप पोजीशंस पे कंपनियां हैं उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय कि बाकी कंपनियों पे। टेक्नोलॉजी कंपनियों पर आपका व्यू क्या रहेगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका में थोड़ी सी इकोनॉमी में रफ्तार आना, इंटरेस्ट रेट कट होना, और भारत में भी हम देख रहे हैं वो सेकंड हाफ का ही इंतज़ार था। निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है, टीसी, इन्फोसिस, इन सब की तरफ से होपफुली अब कमेंट्री में सुधार रहेगा। प्रतीक जी, कितना एक्सपोजर है इस समय या बढ़ाने का प्लान है? नहीं, सो अगर आप हमारा हाउस देखोगे तो लार्ज कैप आईटी, आपने आईटी और बैंक पूछा, खाली आईटी पूछा? आईटी आईटी में हमारा लार्ज कैप आईटी में काफ़ी कम एक्सपोजर है। लार्ज कैप आईटी 12-13% इंडेक्स की है। हमारे यहाँ जो टॉप 4 के नाम हैं वो ना के बराबर हैं। हम लोग ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर हैं। जो लार्ज कैप आईटी है वहाँ पे हमको लगता है कि ग्रोथ इन अर्निंग्स जो आएंगी वो इंडेक्स की ग्रोथ से पीछे रहेंगी, नीचे रहेंगी। तो इसीलिए हमारा हाउस अगर आईटी में है तो मोस्टली मिड कैप या कहीं स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में है, जहाँ पे ग्रोथ कोशेंट जो लार्ज कैप आईटी है उनसे डबल से भी शायद ज़्यादा है। ओके, मीनवाइल निफ्टी देखिए ग्रीन में आने के बाद वापस एकदम से टुवर्ड्स डे लो बढ़ा 24,178, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी है इस समय। और एक बार अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक लेकर आइए, वहाँ पर काफ़ी गिरावट इस समय आपको दिखाई देगी, करीब 5-5.5%। प्रतीक जी, ये आई नो कि आप कोई इंडिविजुअल स्टॉक पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो न्यूज़ फ्लो चल रहा है इसके ऊपर, इस पर कोई व्यू है क्या आपका? नहीं, ये बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि मार्केट जो पहले होता था कि एक बड़ा स्टॉक गिरे और बाकी पूरा मार्केट धड़धड़ा के गिरता था, अब मार्केट इज एबल टू कंपार्टमेंटलाइज, जिसके नतीजे जब आते हैं तो भी आप देखते हो अगर बड़ी कंपनी का नतीजा भी खराब आया तो केवल वो कंपनी गिरती है, बाकी मार्केट को कुछ नहीं होता है। तो वही देखना चाहिए। आज के दिन हमारे मार्केट की डेप्थ काफ़ी बढ़ गई है, लीवरेज पोजीशंस भी काफ़ी कम है। जो भी स्टेप्स पीछे लिए गए हैं उसका एक एडवांटेज डेफिनेटली हुआ है। तो मार्केट पे इस सारी चीज़ों का कोई खास बड़ा असर नहीं होगा। जो स्टॉक स्पेसिफिक है उसको तो डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा प्रतीक जी, क्यूएसआर सेगमेंट में फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। आज जुबिलेंट फूड्स में स्ट्रॉन्ग मूव है, मेरे ख्याल से बीते 2-3 महीने के सबसे हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। देन अगर मैं स्विगी को देखूं, उसके बाद जोमेटो, स्विगी मोर और लेस आईपीओ और लिस्टिंग प्राइस को जो है वो होल्ड कर रहा है, उसके ऊपर करीब 50-60 रुपये का डिफरेंशियल बना के ट्रेड कर रहा है। इस सेगमेंट में आप लोग क्या चीज़ कर रहे हैं इस वक्त? मैं आपको कंस्ट्रक्ट बताता हूँ, उससे शायद आपको हेल्प होगी। देखिए, अगर समोसे वाली कोई कंपनी बाजार में है नहीं, इसलिए समोसा बोल रहा हूँ। अगर आपको समोसा अच्छा लगता है तो भी आप महीने में एक बार ही खाओगे, आप 10 बारी तो नहीं खाओगे। तो फूड में अगर आप हो तो की टू सक्सेस इसके, अगर आप एक चीज बनाते हो और उसमें सक्सेस आपने हासिल की तो दूसरी चीज भी बनाओ और उसमें भी सक्सेस हासिल करो। वरना जो भी चीज में आपने सक्सेस हासिल की है वो उसमें एक तो बाकी बहुत सारे लोग घुस जाते हैं, इसमें ये एंट्री बैरियर कुछ है नहीं। और दूसरा, कई सारी ये चीजों में आदमी एक्सपेरिमेंट करता है, तब आप जब एक्सपेरिमेंट फेज से एक क्या कहते हैं स्टेपल वाला जो फेज होता है उसमें आपको जबरदस्त ग्रोथ मिलती है, उसके बाद वो पीटर आउट हो जाती है। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं, जो घर में आपको लाके खाना देती हैं, उनके साथ ये अच्छा है कि पीछे से चाहे आपको समोसा खाना, चाहे चाट खानी हो, चाहे पिज्जा खाना हो, चाहे कुछ खाना हो, वो लाके आपको दे देंगे। इज अ मच बेटर वे ऑफ प्लेइंग द फूड स्पेस वर्सेस अगर आप किसी एक प्रोडक्ट की कंपनी को खरीदना चाहें तो। ऐसा हमारा मानना है। प्रतीक जी, आप CNBC आवाज़ के न्यूज़ रूम में आइए तो आपकी वो थ्योरी चेंज हो जाएगी समोसे वाली, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे जी को अगली बार इनवाइट किया जाए। हाँ प्रतीक जी, तो वो आपको सच बता रहा हूँ, वो जो आपकी समोसे वाली थ्योरी है वो आप चेंज कर लेंगे उसमें आके। चलो ठीक।
खैर एनीवे मार्केट पर एक आखिरी कमेंट फिर आपसे लेता हूँ तो फिर प्रतीक जी क्या मतलब ये साल फिर थोड़ा ऐसे ही रहने वाला है, थोड़ा सा तंग करने वाला साल रहने वाला है, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखिए फिर मार्केट्स में? तो पहले पिछले 2 साल काफी स्ट्रांग गए। जब ऐसा होता है तो उसके बाद सेम स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। हमारे हिसाब से लार्ज कैप इंडेक्स जो है वो फेयरली वैल्यूड है, जिसका मतलब ये है कि 27 की जो अर्निंग्स ग्रोथ है 26 के ऊपर, फाइनेंशियल 27 की फाइनेंशियल 26 के ऊपर 13-14% की ग्रोथ का लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो उतनी ही इंडेक्स की रिटर्न होनी चाहिए। पर जो हम साथ में ये भी कहते हैं कि ये जो पीरियड है पिछले 2-3 साल से चल रहा है, ये इस पीरियड में इंडेक्स अपना काम करेगा। पर ये जो पीरियड है ये पीरियड अल्फा वाला पीरियड है। इसमें आप देखोगे कि काफी ज्यादा फंड मैनेजर इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न निकाल पाएंगे। इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अल्फा बनता है अगर एक नई स्पेस आए जहाँ पे ग्रोथ इन अर्निंग स्ट्रांग हो और वो काफी सालों तक चले। जैसा कि 90 के दशक में सॉफ्टवेयर एक नई स्पेस आई थी, इंडेक्स में नहीं थी, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन अर्निंग्स थी और 10 साल चली। तो जिस भी मैनेजर ने जितना भी लिया उसके हिसाब से उसको इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न मिले और वो अल्फा जनरेशन का गोल्डन पीरियड था। इसी तरीके से अगर आप आज पिछले 4-5 सालों को देखोगे तो बहुत सारी नई स्पेसेस आई हैं और इतनी सारी नई स्पेसेस आई हैं कि आप एक फुल्ली डिवर्सिफाइड फंड इन नई स्पेसेस में फोकस करके बिल्ड कर सकते हो। कोई चाहे तो पुराने में भी नई स्पेसेस का थोड़ा थोड़ा मिक्स कर ले, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पर पूरा एक डिवर्सिफाइड फंड भी नई स्पेसेस का बन सकता है और ये हमको लगता है कि एक मैनेजर को बहुत अच्छा चांस दे रहा है टू जनरेट स्ट्रॉन्ग अल्फा। तो ये अभी की कहानी अल्फा की कहानी है, मतलब मार्केट के इंडेक्स के रिटर्न के अलावा। ओके प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया और इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने। और जल्द ही आपको एक निमंत्रण भेजा जाएगा जब समोसा अगली बार CNBC आवाज़ के न्यूज़ रूम में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब आते हैं इंडेक्स के अप्रोच पे अनुज, निफ्टी बैंक एक डिसअपॉइंटमेंट, करीब 52,212, बट समहाउ 24,200 की ट्रैजेक्टरी निफ्टी पर। व्यू क्या रहेगा कल के लिए, इंडेक्स पे क्या करके जाए? मेरा व्यू ये रहेगा कि आप लॉन्ग पोजीशन कैरी करें, थोड़ा सा हिम्मत करें और मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस कैरी करें, क्योंकि ये मार्केट का पैटर्न अब वो नहीं रहा जो पिछले हफ्ते तक था। पिछले हफ्ते तक कोई भी रैली नहीं टिकती थी तो मार्केट डे लो पर बंद होता था। आज पिछले 2 दिन में भी रैली हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा फॉलो थ्रू भले ही ना मिला हो, लेकिन मार्केट कोलैप्स नहीं किया है। और ख़ासतौर से निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी तो निफ्टी आईटी तो बहुत ही खास तौर से एकदम ठीक रहे हैं। और निफ्टी बैंक भी देखिए आप पिछले 5 मिनटों में यहाँ पर वापस थोड़ी सी बाइंग आई है। तो इस समय अप्रोच क्या है ना, मार्केट में लोग प्ले कर रहे हैं गैप अप के लिए, कि किसी न किसी तरीके से गैप अप हो रहा है और गैप अप के बाद फॉलो थ्रू नहीं है। तो मार्केट रिवॉर्ड उनको नहीं कर रहा है जो इंट्राडे में चेज कर रहे हैं। इंट्राडे में चेजिंग करने पर, गैप अप के पीछे चेजिंग करने पर आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप इस मार्केट में बने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल थर्सडे से इस मार्केट में आप बने हुए हैं, तो मार्केट इंक्रीमेंटली आपको रिवॉर्ड कर रहा है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से, और मार्केट ब्रेथ देखिए, मिड कैप भी तैयार है एक और रैली के लिए। जिस आज की मार्केट ब्रेथ अच्छी है, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छे खासे मूव हैं। तो ओवरऑल मेरा व्यू यही रहेगा कि कैरी करिए जब तक आप 24,000 के ऊपर हैं। जब तक आप 24,000 के ऊपर हैं, 24,050 पर आपका 20 डे मा है, जब तक आप उसके ऊपर हैं तब तक एकदम मार्केट ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ, अगले 3-4 दिन में हम देखेंगे अगर ये वाकई में सिर्फ एक काउंटर ट्रेंड मूव था या नए ट्रेंड की शुरुआत थी। अगर 24,000 के नीचे वापस फिसलना शुरू हुए और वापस उसके नीचे बंद होना शुरू हुए, वो नेगेटिव होगा। लेकिन जब तक वो ना हो तब तक आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव व्यू रखना होगा मार्केट पर। चलिए, तो ये इंडेक्स पर एक पर्सपेक्टिव। अब BTST STBT ट्रेड्स उस पर आ जाते हैं। गावा जी बताइए क्या करना है? बिल्कुल, और स्टॉक का नाम है वही जो सुबह क्विक सिग्नल में था, मेट्रोपोलिस। टारगेट वही है जो 2200 सुबह दिया था। इस बार सिर्फ स्टॉप लॉस मैंने बढ़ा दिया क्योंकि अपमूव मिला है और स्टॉप लॉस सुबह दिया था 2115 का, अब 2140 का।
लेकिन 2200 मिलना चाहिए। उस समय थोड़ा एग्रेसिव कॉल था। यस, अब भी पॉसिबल। मेट्रोपोलिस। ओके, मेट्रोपोलिस यहाँ पर आपको करना है अब बाय। रचना जी, आप क्या कैरी कर रही हैं? जी, दिसंबर के फ्यूचर्स में हम एचडीएफसी बैंक के साथ जाएंगे। मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक दोबारा से 1800 क्रॉस करने की कोशिश करना चाहिए, और अगर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया, नेचुरल है ऐसे लेवल पे एक बार ही थोड़ा सा हिचकिचाना, लेकिन वो क्रॉस हो जाएगा तो ये 1830 एंड 1840 की तरफ दिसंबर फ्यूचर्स चलेगा, और 1780 के एसएल के साथ ये लॉन्ग करा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1840। ओके, मानस आपका ट्रेड? तो देखिए वीरेन जी, सिटी यूनियन बैंक में खरीदारी करके जाएंगे। सीयूबी के फ्यूचर में खरीदारी करिए। 179 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस आपको 176 का लगाना है और टारगेट 185 के सेट करना है। ओके, तो ये फिलहाल सिटी यूनियन बैंक, और इसको हमने मेंशन कुछ देर पहले किया भी था। सोनी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, यहाँ पे एशियन पेंट्स की दिसंबर फ्यूचर्स में बाय करने की सलाह रहेगी। 2515 चल रहा है, 2490 स्टॉप लॉस के साथ बीटीएसटी ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। टारगेट यहाँ पे रहेगा 2560, 2570। ओके, तो ये समय सोनी जी की ट्रेड। कविता जी, आपकी ट्रेड? सो अनुज जी, पॉली कैप पर होगा ट्रेड। अभी 6875 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 6950, 7000 के प्राइस टारगेट के लिए आप पॉली कैप पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 6840 का। ओके, चलिए ट्रेड सारी पूरी हुई। यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि डीलिंग रूम से उन्हें क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, बताइए। तो गुड आफ्टरनून। सिटी यूनियन बैंक, थोड़े समय पहले इसका जिक्र हुआ। सिटी यूनियन बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां दिसंबर के रोलोवर्स काफ़ी शानदार हुए हैं और डीलर्स को लगता है पोजिशनली 185, 195 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम का मानना है। तो स्पेसिफिकली दिसंबर सीरीज़ के लिए डीलर्स सिटी यूनियन बैंक की खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और लॉरस लेबोरेटरीज़, यहाँ भी डीलर्स जो है दिसंबर फ्यूचर्स बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि काफ़ी सारे एचएनआईज यहाँ बायर्स हैं और कहीं ना कहीं 560 से लेकर 565 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जो डीलिंग रूम्स के रेडार पे है। ओके, तो दो स्टॉक्स जो डीलिंग रूम के रेडार पर हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे, लॉरस लैब्स और सिटी यूनियन बैंक का। अर्निंग सीजन खत्म हो गया, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जिनके क्वार्टर थोड़े डिफरेंट है। जैसे सीमेंस, उनका Q4 के नंबर्स आएंगे और वो आ जाएंगे, तो कैसे रहेंगे ये जानते हैं वामाक्षी से। वामाक्षी, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी बिल्कुल, ऑर्डर विन के चलते BHEL और हिताची एनर्जी आज फोकस में है। इन दोनों कंपनीज़ के कंसोर्शियम को एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है पावर ग्रिड की तरफ से HVDC टर्मिनल स्टेशंस के लिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो एग्जीक्यूट होगा 2029 तक। ओवरऑल नोवामा की एक एनालिसिस भी आई है हिताची एनर्जी पर, और इनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट करीब 25,000 करोड़ तक हो सकता है, जिसमें से करीब 4,000 से 6,000 करोड़ की इनफ्लोज हिताची एनर्जी की तरफ आते हुए उन्हें नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट हिताची एनर्जी की अगर हम ऑर्डर बुक देखें तो 8,910 करोड़ पर है, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर है, और यहाँ से उन्हें करीब 24 to 26 मंथ्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी ज़रूर नज़र आती है। HVDC प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ऐसा जो है जो कंपनी को एलोकेट हुआ है, और ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन करीब 500 गीगावाट्स तक पहुंचनी चाहिए, और इसी की वजह से हिताची एनर्जी के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्हें नज़र आ रही है, जिसके चलते खरीदारी की राय है। इनकी तरफ से टारगेट है करीब 16,500 रुपये प्रति शेयर का। ओवरऑल BHEL और हिताची एनर्जी के लिए ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, और इसी के चलते ये दोनों ही स्टॉक्स फोकस में हैं। अच्छा वामाक्षी, शुक्रिया आपका। और बड़े एग्जैक्टली आपने समझाया भी कि यहाँ पे इस कंसोर्शियम को जो ऑर्डर मिला है उसका इम्पैक्ट दोनों ही स्टॉक्स पे। एक बार दोनों स्टॉक्स लेके आइए स्क्रीन पे, हिताची और साथ ही साथ BHEL। शुक्रिया आपका। BHEL पे आपका व्यू क्या है मानस? ऑल दो खबर आई, खबर का इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अभी भी बड़े एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता हुआ। क्या आप अभी इसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के तौर पर मानेंगे कि नहीं मानेंगे BHEL को, क्योंकि रेस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी? तो देखिए, एक चीज तो पॉजिटिव है कि हायर लो बना है। अभी कुछ दिन पहले ही जो पिछले लोज थे उसके ऊपर के लोज बने हैं। अब आपको केवल इंतजार करना है एक ब्रेकआउट का, 250-252 की रेंज निकल जाए तो फिर आप एग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको 50 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है।
तो अभी नहीं, 252 रुपए के ऊपर खरीदारी करेंगे 240 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर आपने पोजीशन बना रखी है लॉन्ग साइड पे, तो बिल्कुल बने रहिए और 10 डे मूविंग एवरेज जो कि 234 रुपए है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, BHL पे बात हो गई। यहाँ पे चलिए इस बीच ब्रेथ को देखते हैं, और सिंस इट्स ट्यूसडे ऑफ एक्सपायरी वीक, थोड़ा स्टैट्स को देखने का तरीका और नज़रिया थोड़ा डिफरेंट रखिएगा। लॉन्ग 30 अभाव था, नो डाउट अबाउट दैट, बट शॉर्ट कवरिंग करीब 65 में, 33 में शॉर्ट और 31 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, करके स्लाइड्स को देखते हैं। यहाँ पे लॉन्ग कहाँ पे विजिबल था? इस क्रम में ऊपर था पिरामिड एंटरप्राइजेस, मेरे ख्याल से ये नहीं, वोडाफोन आइडिया। अच्छा, वोडाफोन आइडिया में लॉन्ग्स भी थे आज। और कोलगेट में, कोलगेट एक पुल बैक भी था, सिटी यूनियन बैंक, मैरिको, श्रीराम फाइनेंस। अच्छी बात इस स्लाइड में जानते हैं क्या है कि FMCG लॉन्ग विटनेस कर रहा है, दैट्स गुड। पर क्योंकि ये इसी मंथ के आंकड़े हैं, ये है नवंबर के, तो सारा मोमेंटम डे प्रोस्पेक्टिव से था, ना कि दिसंबर में। बाकी शॉर्ट कवरिंग थी पिरामिड एंटरप्राइजेस में, बायोकॉन, बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में, मनअपुरम। अब IT ऑल टाइम हाई पे है, तो बिरला सॉफ्ट जो है वो सबसे वीक स्ट्रक्चर था, तो उसमें शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट बिल्डअप है ल्यूपिन, अल्ट्राटेक सीमेंट, गेल, सन फार्मा और M&M में एक बड़े इवेंट से पहले शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप माफ़ कीजिएगा, और लास्ट स्लाइड आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग की। अब अदानी एंटरप्राइजेस कोलैप्स हो गया है। इवन इसने आई थिंक वो 21 नवंबर का जो स्विंग लो था वो वायलेट कर दिया, दैट्स अ नेगेटिव। और बजाज ऑटो ये 2 निरमा नीचे, अदानी पोर्ट्स, UPL और कैनफिन होम्स सब में आज पेन था। अनुज। बिल्कुल वीरो, चलिए काम करते हैं, बैन का अपडेट और बताते हैं आपको जो इस समय स्टॉक्स बैन में एंट्री एग्जिट कर रहे हैं। बाय द वे उसमें सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा हिंदुस्तान कॉपर 114%, पिरामल एंटरप्राइजेस 97% और बंधन बैंक 97%। पिरामल पर सुबह सुबह राजेश पालवे जी ने ट्रेड दिया था। आई थिंक आज जो जितनी भी ट्रेड्स थी उनमें शायद सबसे जो शानदार ट्रेड रही वो यही रही। देखिए क्या शानदार मूव है, सुबह सुबह वो ट्रेड लिया गया था। 1194 तक के टारगेट थे, एग्रेसिव टारगेट्स जो थे 1150 तक के, 1200 के ऊपर जाकर ये स्टॉक बंद हो रहा है। बैन से बाहर भी आने वाले मामले हैं, एक बार वो और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आरती इंडस्ट्रीज, GNFC और ग्रैन्यूल्स सारे बॉर्डर लाइन केसेस हैं, लेकिन बैन से बाहर आने की तैयारी हो रही है। 8 मिनट बचे हैं, मार्केट क्लोजिंग की तैयारी करेंगे और श्रेया को भी जोड़ लेते हैं और जानते हैं कि आज मार्केट का पंचनामा में एक टीज़र के तौर पर क्या क्वेश्चन आए हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो कल एक अच्छी रैली और क्लोजिंग के बाद आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला और फ्लैट क्लोजिंग की तरफ आज हम बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन कई सारे सवाल हैं जो कि हम मार्केट का पंचनामा में तो ज़रूर देंगे। कई सारे सवाल जैसे कि निफ्टी पे अब क्या रणनीति अपनाएं, बैंक निफ्टी को लेकर क्या स्ट्रैटेजी हो। वैसे एक सवाल मानस जी का भी आ रहा है, सर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अब बाजार को लेकर कल के लिहाज से? कल के लिहाज से ओके श्रेया, तो कल की स्ट्रैटेजी मैंने अभी अभी डिस्कस की है। मेरा यही मानना है कि मार्केट में अब जब तक आप 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, बस गैप अप को ना फॉलो करें, क्योंकि गैप अप को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो चाहे वो कल का केस है, आज का केस था, मार्केट अपने आप आपको बता रहा है कि इस समय किस तरीके की मार्केट है। लोअर लेवल पर अगर आप बाइंग कर रहे हैं और थोड़ा हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, 24,350 अब क्लियरली एक वेल डॉक्यूमेंटेड रेजिस्टेंस है। 24,350 उसके ऊपर अगर आप निकलेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आएगी। लेकिन ये एक बेसिक व्यू रहेगा मार्केट के ऊपर। मिड कैप्स अच्छे हैं और बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ है मार्केट में। बस ये है कि सस्टेनेबिलिटी हायर लेवल पर टिकना, 1-2 दिन ऐसे मिल जाए तो शायद व्यू और पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए काम करते हैं। अब आप मैं और श्रेया 3:30 बजे मार्केट का पंचनामा लेकर जुड़ेंगे वापस आपके साथ, लेकिन कुछ 6 ही मिनट बचे हैं मार्केट में। 1-2 स्टॉक्स को और रिविजिट कर लेते हैं। गाबा सर, कोलगेट 4% ऊपर, क्या करें इसमें? जिन्होंने प्रॉफिट बनाया वो क्या करें? एक्चुअली हमारा टारगेट फर्स्ट 2950 था, वो अचीव हो चुका है। सेकंड टारगेट अब भी वैलिड है 3000 का। ये BTSC तौर पर ले आ सकते हैं, और जिसको इंट्राडे करना है, टेक योर मनी होम, यू नेवर लूज मनी टेकिंग होम, ले लेना चाहिए। 3000 3200 भी पॉसिबल, लेकिन एक बार 3000 एक साइकोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन है कितना 40 रुपीज के लिए मारो गोली, पैसा ले जाओ। नहीं, पैसा ले जाओ, गोली छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4962 पर आप देखें, प्रॉफिट्स को अपने बुक करिए। पूरे FMCG में यकीन मानिए, मैं आई थिंक वो एनालिसिस भी कर रहा होता हूँ कि कल मैं टीम्स में क्या इंक्लूड करूँगा, तो नो डाउट अबाउट दैट कि चाहे आप रूलोवर्स को देखिए, चाहे आप COC को देखिए नेक्स्ट मंथ की, या फिर आप एवरेजेस से बिहेवियर देखिए निफ्टी FMCG का या फिर स्टॉक्स का, वो अच्छा नज़र आ रहा है। मतलब कुछ ग्रीन शूट्स विजिबल हैं।
और एक दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर देता हूँ आज जो बिल्कुल ही एक डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में कल के केस में जा रहा है, उसमें अप्लाई की है लॉरस लैब 0.4% ऊपर, और लॉरस अब ऑलमोस्ट अब अक्टूबर 2022 के बाद अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लस्टर पे। ये कुछ स्टॉक्स रहे हैं इस दौर में, लाइक रैमको सीमेंस, लाइक लॉरस लैब, जहाँ अर्निंग स्ट्रॉन्ग थी, इम्पैक्ट अभी तक विजिबल है। और जहाँ तक कुछ और बड़े क्रिटिकल स्टॉक्स का सवाल है ऑटो से, ऑटो एंसिलरी स्पेस में, उसमें अपोलो करीब 518 पे। ज़रा एक बार अपोलो का ज़रा आप रोल ओवर रखिएगा और देखिएगा किस प्रकार के आई थिंक स्टैट्स हैं। 518.20 डे हाई पर, और ये जनाब समझ लीजिएगा कि 3 अक्टूबर के बाद, यानी अक्टूबर की पेनफुल सीरीज़ का जो पूरा का पूरा हाईएस्ट क्लस्टर है वो बाइसेक्ट करके 16 रुपये ऊपर जाता हुआ। अच्छे स्टैट्स यहाँ पे। और आप एक और चीज़ देखिएगा, जुबिलेंट को देखिए, और वहाँ कैश मार्केट में आप देखिएगा स्विगी को, स्विगी 466 पे। अब स्विगी की ये 466 की क्लोजिंग में यहाँ पे इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि एक दिन पोस्ट लिस्टिंग, मतलब जिस दिन थी उस दिन के बाद हाई तो लगाया इसने करीब 488 का, लेकिन क्लोज उस दिन काफ़ी ख़राब था। अनुज 467, दैट मीन्स ये पोस्ट लिस्टिंग अब तक का सर्वोच्च स्तर ऑन क्लोजिंग बेसिस पे। इम्प्रेसिव मूव है ना? इम्प्रेसिव मूव। और उससे ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ भी आज ऑब्वियसली बिग स्टॉक्स में मैंने इसकी बात भी की थी वो यूबीएस की रिपोर्ट के बाद। इससे इम्प्रेसिव चीज़ क्या है, इसमें लोगों को अलॉटमेंट मिला, और इसमें मुझे पता है कि बहुत लोगों ने कहा था कि नहीं अप्लाई मत करिए, बेकार इशू है। मैंने साफ साफ आपको याद होगा बात कही थी कि नहीं, इसमें आपका पैसा बनेगा, क्योंकि एक लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई करना बनता था, और बड़ा इशू था, अच्छे प्राइस पे अच्छा इशू। इन्होंने टेबल पे छोड़ा काफ़ी कुछ। देखिए आप किसके साथ कंपेयर करेंगे, आप जोमेटो के साथ ही कंपेयर करेंगे ना, इसको किसी और के साथ क्यों कंपेयर करेंगे। और जोमेटो और इसमें इनके साइज़ में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 45-55 का फ़र्क है, लेकिन डिस्काउंट देखिए आप कितना आया था, 30% मार्केट कैप पर आया था जोमेटो के मुकाबले। वो सस्टेनेबल नहीं था। अब इसने किया क्या अब तक इसने उस डिस्काउंट को थोड़ा ट्रिम किया। देखिए थोड़ा डिस्काउंट रहेगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि 2 रीज़न से, एक जोमेटो 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं उसको लिस्टिंग के लिए, तो उसको ऑब्वियसली आप थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देंगे, और दूसरा जोमेटो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ठीक है। और तीसरा खैर जोमेटो की थोड़ी सी मार्केटिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा मार्केट कर लेते हैं। लेकिन जो भी है, एक क्लियरली वो लेवल नहीं बनता था स्विगी का, जिस लेवल पर आया था उस पर मतलब अवॉइड नहीं बनता था, उस पर तो क्लियरली एक बाय बनता था। अब इस लेवल पर लेना है या नहीं, मेरा मानना ये है कि यहाँ से भी पैसा बनेगा, प्रोवाइडेड जैसे जोमेटो ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, आगे जाके ये भी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा दें। अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पाएंगे तो फिर वो डिस्काउंट बढ़ेगा, लेकिन अगर इन्होंने ही प्रॉफिटेबिलिटी दिखा दी आगे जाते हुए, तो मुझे हैरानी नहीं होगी एक टाइम पर अगर इनके बीच में गैप जो है वो सिर्फ मार्केट शेयर जितना गैप है उतना ही रहे, उससे ज़्यादा गैप ना हो, ये चांसेस हैं यहाँ पर। आज का वन ऑफ द टॉप गेनर्स 9% ऊपर अब स्विगी बंद हो रहा है। चलिए अब वॉल पर चलते हैं वीरू, और आज की मार्केट क्लोजिंग समझते हैं। मार्केट नो मैंस लैंड में बंद हुआ, मतलब ना डे हाई पर ना डे लो पर, समवेयर इन द मिडिल 24,200 के आसपास। बैंक निफ्टी 32 पॉइंट रेड में, लेकिन स्टार परफॉर्मर है आईटी, 44,000 के ऊपर निफ्टी आईटी बंद हुआ। मिड कैप फ्लैट, स्मॉल कैप फ्लैट, स्मॉल कैप में गेंस थे एक्चुअली 1% के, और इस वजह से एडवांस डिक्लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। 1450 बढ़ने वाले शेयर, करीब 1000 गिरने वाले शेयर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। लेकिन ओवरऑल आईटी क्लियरली स्टैंड आउट पॉकेट थी। एक बार हीट मैप देखते हैं जरा सेक्टोरल, उसमें भी आपको दिखाई देगा कि आईटी क्लियरली स्टैंड आउट कर रही थी एज अ पॉकेट 1% ऊपर। एफएमसीजी दूसरी पॉकेट थी जहां अच्छे गेंस थे, ये 2 पॉकेट्स थी जहां गेंस थे। उसके अलावा बाकी पॉकेट्स में ऑटोज क्लियरली एक स्टैंड आउट पॉकेट ऑन द वे डाउन 1.25% नीचे, और पीएसयू स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। फार्मा में आज थोड़ी सी करेक्शन थी। ये कुल मिलाकर आज का सेक्टोरल हीट मैप पर। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं एक बार जरा, और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर श्रीराम फाइनेंस, शानदार मूव, करीब 3% ऊपर। ब्रिटानिया, बीईएल, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, विप्रो में अच्छे मूव्स थे। टाइटन और टेक महिंद्रा में अच्छे मूव्स थे। टीसीएस यहाँ पर भी आज आपको गेंस देखने को मिले। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में वापस सेलिंग शुरू हुई है। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स दोनों 3 से 4% नीचे। उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज ऑटो, एनटीपीसी, ट्रेंट, एमएनएम, सन फार्मा, कोल इंडिया, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां आपको आज वीकनेस देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, हायर लेवल पर नहीं टिक पा रहा है, लेकिन लोअर लेवल पर वापस भाग रहा है। जी इट्स 24193 आपकी स्क्रीन पे। बैंक निफ्टी करीब 52,178, लेकिन जहां तक निफ्टी आईटी का सवाल है आज भी 44,036 पे।
418 अंकों पर ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। तो एक इंडेक्स कुछ ना कुछ इस चुनौतीपूर्ण सेशन में अपने साथ कल के लेके जा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अनुज और श्रेया फिर जुड़ेंगे। याद रखिएगा, अगर आपका कोई सवाल है आपका और आप किसी निवेश या फिर किसी ट्रेड में फंसे हुए हैं और प्रोस्पेक्टिव लेना बाजार का, तो आप CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं मार्केट का पंचनामा।